ड्रामा की स्टार्टिंग 2010 से होती है और हम देखते हैं गू चुआन को जो अपने प्रोजेक्ट के लिए सनसेट की फोटोग्राफी कर रहा होता है। तभी उसके कैमरा पर एक क्रो बैठ जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है वो क्रो उड़ जाता है। उस वक्त गू चुआन उसकी फोटो ले लेता है। उसके बाद गू चुआन वहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जिसमें एक छोटी लड़की रोड पर बैठी होती है जो एक लिजर्ड को रास्ते से हटा रही होती है। जब वो लिजर्ड लीव्स में चली जाती है तो वो लड़की वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गू चुआन को ये देखकर काफी अच्छा लगता है और वो उस लड़की को हाय बोलता है। एक्चुअली उस लड़की का नाम श्याओनिंग होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंडफादर के घर जा रही होती है। तभी एक ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। उस वक्त गू चुआन भी वहां आ जाता है और हेल्प करने के लिए उस गाड़ी के पास जाता है। वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन डोर लॉक्ड होता है। फिर वो उस ट्रक ड्राइवर से हेल्प मांगता है लेकिन वो हेल्प करने के बजाय उस गाड़ी को और जोर से हिट कर देता है जिससे गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है। इस वजह से गू चुआन भी गाड़ी के साथ नीचे गिर जाता है और वो ट्रक वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब गू चुआन की आंख खुलती है तो वो उस बच्ची को गाड़ी के अंदर रोते हुए देखता है जो बुरी तरह से फंसी होती है। तब वो उसे भैया कहकर बुलाती है और कहती है, भैया प्लीज मेरी हेल्प करो ना। लेकिन गू चुआन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिल के पास एक लकड़ी घुसी होती है। वो सिर्फ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, डरना मत, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। धीरे धीरे गू चुआन वहां सो जाता है। उसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है। फिर 10 साल बाद हम शाओ निंग को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी होती है और एक बेकरी में काम करती है। लेकिन किसी इशू की वजह से बेकरी का ओनर अपनी बेकरी को बंद कर देता है जिसकी वजह से शाओ निंग सैड हो जाती है। फिर हम गू चुआन को देखते हैं जो टोस्ट लेने उसकी बेकरी में आया होता है। शाओ निंग उसे बताती है, आज बेकरी का आखिरी दिन है इसलिए सारे आइटम्स एकदम फ्री हैं। गू चुआन फिर भी पेमेंट करके चला जाता है। शाओ निंग ऐसे देखकर उसे आवाज देती है, अरे सुनिए, मैंने कहा ना सब फ्री है। लेकिन गू चुआन वहां से जा चुका होता है इसलिए शाओ निंग उन पैसों को अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं गू चुआन एक डिजाइनिंग कंपनी का सीईओ है और वो अपने मैनेजर चेन रान को अपना भाई मानता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओ निंग अपनी आंट को बताती है, आंट हमारी बेकरी हमेशा के लिए बंद हो गई। तो उसकी आंट कहती है, कहते हैं भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 100 खोल देता है, पर लगता है हमारे लिए तो उसने सारे दरवाजे लॉक करके चाबी ही घुमा दी है। शाओ निंग उनसे कहती है, आप टेंशन मत लो आंट, मैं कोई ना कोई नई जॉब ढूंढ लूंगी। नेक्स्ट सीन में चेन रान गू चुआन को बताता है, भाई तेरे लिए एक असिस्टेंट रखना ही पड़ेगा, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। गू चुआन उसे असिस्टेंट के लिए मना करता है लेकिन चेंग रान उसकी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग में गू चुआन ड्रिंक कर लेता है जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है जिससे उसका फोन बंद हो जाता है। एक्चुअली जब गू चुआन की हार्ट बीट तेज होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है। गू चुआन की कंडीशन खराब होने लगती है इसलिए चेन रान उसे कहता है, बॉस हालत बिगड़ रही है, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं शाओ निंग एज अ ड्राइवर उस होटल के बाहर होती है। जब गू चुआन बाहर आता है तो वो उसे पकड़कर गाड़ी में ले जाने लगती है। गू चुआन ये देखकर शॉक हो जाता है कि शाओ निंग को उसे टच करने से करंट नहीं लगा था। शाओ निंग कहती है, अरे मैं आपको जानती हूँ, आप चिल करो, मैं आपको सेफली घर छोड़ दूंगी। गू चुआन पूछता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? तो शाओ निंग कहती है, कल आप जिस बेकरी से टोस्ट लेने आए थे ना, मैं वहीं पर सेल्स गर्ल थी। फिर शाओ निंग को सामने से ट्रक नजर आता है तो वो गाड़ी साइड पर रोक देती है। वो काफी घबरा जाती है। गू चुआन इस बात को नोटिस करता है। ट्रक के गुजरने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। वो उसे बताती है, वो ट्रक देखकर मेरी थोड़ी हालत खराब हो जाती है इसलिए साइड में रोक ली, शायद उस पुराने कार एक्सीडेंट का ट्रॉमा है। गू चुआन उससे पूछता है, कैसा कार एक्सीडेंट? लेकिन शाओ निंग उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद हम गू चुआन को घर पर देखते हैं। वो खुद को एक डिवाइस की हेल्प से चार्ज करता है। हमें पता चलता है जब गू चुआन का एक्सीडेंट हुआ था तब उसका हार्ट पूरी तरह डैमेज हो गया था तो डॉक्टर ने उसके रियल हार्ट को निकालकर एक आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था। साथ ही डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी थी, देख भाई, हार्ट बीट तेज हुई तो बहुत पेन होगा, इसलिए एक्सरसाइज, ड्रिंक और ये प्यार व्यार के चक्करों से दूर ही रहना, वरना तेरा हार्ट जवाब दे जाएगा। इसीलिए वो हार्ट बीट को चेक करने के लिए एक स्मार्ट वॉच पहने रखता है। डॉक्टर ने कहा था, अगर हार्ट बीट 100 से 120 हुई तो तुझसे इतनी बिजली निकलेगी कि एक बल्ब जल जाए, और अगर 180 पहुंच गई ना तो बेटा तू चलता फिरता बम बन जाएगा। यही वजह है कि जब उसकी हार्ट बीट फास्ट होती है तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। वो शाओ निंग के बारे में सोचता है, हैरानी है उसे करंट क्यों नहीं लगा। नेक्स्ट डे शाओ निंग गू चुआन की कंपनी में जॉब के लिए आई होती है। वो इंटरव्यू देती है लेकिन गू चुआन उससे इंप्रेस नहीं होता। शाओ निंग उससे रिक्वेस्ट करती है, सर प्लीज मुझे बस एक चांस दे दीजिए। लेकिन गू चुआन को ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत थी जिसे आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज हो, इसलिए वो शाओ निंग को रिजेक्ट कर देता है। अब वो काफी डिसपॉइंट होकर जा रही होती है। तभी चैन रान उसे देख लेता है
लेकिन उसके उसे रोकने से पहले लिफ्ट का डोर क्लोज हो जाता है। फिर वो गू चुआन को समझाता है, सुन, आज जो लड़की आई थी ना, वो असिस्टेंट के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस थी। लेकिन गू चुआन उसकी बात नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग एक बुक स्टोर पर एक बुक लेने लगती है। तभी गू चुआन उस बुक को उठा लेता है। तो शाओनिंग कहती है, मुझे ये बुक चाहिए थी, पर अगर आपको ज्यादा जरूरी है तो आप ले लो। गू चुआन फिर वहां से जाने लगता है तो शाओनिंग उसे कहती है, एक काम करो, बुक मुझे दे दो, मैं बस कॉपी करके आपको वापस कर दूंगी। गू चुआन उसे वो बुक दे देता है और बाहर आ जाता है। शाओनिंग भी उसके पीछे आती है और पूछती है, सर आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? मुझे सच में इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन गू चुआन कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिजाइनर ही बनना है तो जाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोड क्रॉस करवाती है और कहती है, मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं सर, और मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। नेक्स्ट सीन में गू चुआन को उसके डॉक्टर की कॉल आती है। वो उसे कहते हैं, रूटीन चेकअप का टाइम हो गया है, फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। तो गू चुआन कहता है, मेरे पास इन बोरिंग कामों के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपना सारा फोकस अवार्ड जीतने पर लगाना है। तो डॉक्टर कहता है, मतलब तुम्हारी जान से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए ये अवार्ड्स हैं? तो वो कहता है, बिल्कुल। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके पेरेंट्स ने पैसों की परवाह किए बगैर उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था। लेकिन गू चुआन अपनी इस लाइफ से खुश नहीं था। नेक्स्ट डे शाओनिंग जॉब के फर्स्ट डे ऑफिस आती है। उसे रात को गू चुआन ने जॉब ऑफर की थी। शाओनिंग को गू चुआन कहता है, सुनो, तुम मेरी असिस्टेंट जरूर हो, लेकिन मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहना। फिर शाओनिंग गू चुआन के साथ मीटिंग में जाती है। वहां पर गू चुआन प्रेजेंटेशन देता है और उसका आइडिया क्लाइंट को पसंद आता है। मीटिंग के बाद जब वो उसे घर ड्रॉप करती है तो वो उसे थैंक्स कहती है, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई। फिर घर जाते हुए वो गू चुआन को एक नोट पर कुछ लिख कर देती है। घर के अंदर आकर जब गू चुआन उस नोट को देखता है तो उसमें शाओनिंग ने एक फ्लावर ड्रॉ किया होता है। हम गू चुआन के घर एक बॉक्स में लिजर्ड को भी देखते हैं। गू चुआन फिर खुद को उस मशीन से चार्ज करने लगता है। अगले दिन शाओनिंग गू चुआन को पिक करने जाती है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आई होती है। इसके अलावा सू मान ने भी उसके लिए ब्रेकफास्ट भेजा होता है। ऑफिस में सू मान देखती है कि गू चुआन उसका ब्रेकफास्ट करने के बजाय शाओनिंग का बनाया ब्रेकफास्ट कर रहा है। फिर वो गू चुआन को एक डिजाइन एग्जीबिशन के बारे में बताती है और पूछती है, क्या आप मेरे साथ उस एग्जीबिशन में चलेंगे? वो कहता है, नहीं, मैं जियाओनिंग को ले जा रहा हूँ, उसे काफी कुछ सीखना है अभी। फिर सू मान शाओनिंग से कहती है, तुम्हें एग्जीबिशन की मीटिंग अटेंड करनी है। तभी शाओनिंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसकी आंट हॉस्पिटलाइज होती है, इसलिए उसे वहां पर जाना पड़ता है। वो अपनी सिस्टर शाओ यन को भी इस बारे में बता देती है। गू चुआन सू मान से शाओनिंग के बारे में पूछता है तो वो बताती है, मैंने उसे बता तो दिया था, पर उसके बाद वो दिखी नहीं, शायद ड्रेस चेंज करने घर गई हो। शाओनिंग को डॉक्टर बताता है, तुम्हारी आंट के सिर पर गहरी चोट है और वो कोमा में चली गई हैं, हमें तुरंत एमआरआई करना होगा। तभी शाओनिंग को गू चुआन की कॉल आती है। वो उससे पूछता है, तुम हो कहाँ? तो शाओनिंग उसे सॉरी कहती है, सॉरी, मैं आज आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है। तो गू चुआन कहता है, ऐसा क्या काम है जो तुम्हारे ड्रीम से भी ज्यादा जरूरी है? तो शाओनिंग कहती है, सर ये मेरा पर्सनल मैटर है। तभी शाओनिंग के पास एक नर्स आती है जिसकी आवाज गू चुआन सुन लेता है, जिससे उसे आइडिया हो जाता है कि शाओनिंग हॉस्पिटल में है। फिर गू चुआन और सुमान दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो शाओनिंग उनको सिचुएशन बता देती है, मेरी आंट की सर्जरी होने वाली है, इसलिए मैं एग्जीबिशन में नहीं आ सकी। गू चुआन कहता है, टेंशन मत लो, मैं हॉस्पिटल का बिल पे कर देता हूँ। तो शाओनिंग कहती है, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन गू चुआन कहता है, इसे कंपनी की तरफ से एक लोन समझो, जब आंट ठीक हो जाएंगी तो धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी से काट लेंगे। फिर वहां शाओनिंग का फ्रेंड सू आ जाता है तो शाओनिंग उससे गू चुआन को इंट्रोड्यूस करवाती है। नेक्स्ट सीन में गू चुआन का डॉक्टर उसे चेक करने घर आ जाता है। गू चुआन उससे पूछता है, बताओ मैं कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा? तो डॉक्टर कहता है, अरे वाह, कल तक मरने की बातें करता था, आज ठीक होना है, लगता है जिंदगी को लेकर पॉजिटिव हो रहा है, गुड चेंज। वो उससे पूछता है, सच बता, आजकल किसी नए इंसान से मिला है क्या? तो गू चुआन कहता है, रोज ही ढेरों लोगों से मिलता हूँ, खासकर अपने एम्प्लॉयज से। तो डॉक्टर कहता है, पक्का किसी नई लड़की की एंट्री हुई है लाइफ में जिसने तेरा पूरा माइंडसेट ही बदल दिया है? गू चुआन को उसकी बातें चाइल्डिश लगती हैं, इसलिए वो डॉक्टर से कैचेस है, मुझे तो पक्का डाउट है कि तेरी ये डिग्री ही फेक है, जिससे डॉक्टर गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गू चुआन शाओनिंग के दिए फ्लावर डिजाइन को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो एक्सरसाइज करता है जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। चंगरान को इस चीज का नोटिफिकेशन आता है तो वो गू चुआन को कॉल करता है। तो गू चुआन उसे बताता है, चिल कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में चेंगरान अपने डैड का हाल पूछने जाता है। तभी हमें पता चलता है चेंगरान और उसके डैड का रिलेशन अच्छा नहीं है। उसके डैड ने सू को अडॉप्ट करके अपना सन बनाया हुआ है और वही उनका बिजनेस संभालता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओनिंग को गू चुआन के साथ देखते हैं। वो शाओनिंग से स्टडी छोड़ने का रीजन पूछता है तो वो बताती है, मेरी ग्रैंडमदर काफी ओल्ड हो गई हैं,
और आन की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे ही उनका ख्याल रखना पड़ता है। फिर शाओनिंग उससे पूछती है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस कभी चेंज क्यों नहीं होते? तो वो कहता है, यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शाओनिंग कहती है, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर से बहुत अच्छे इंसान हो। नेक्स्ट सीन में हम शाओनिंग को गुचुआन के साथ फिशिंग करते हुए देखते हैं। शाओनिंग उसे अपने बचपन की बातें बता रही होती है, तो वो उसे कहता है, अरे चुप हो जाओ, तुम्हारी बकबक से मछलियां भी डर के भाग रही हैं। तो शाओनिंग कहती है, अगर मैं चुप हो गई ना तो ये जगह एकदम कब्रिस्तान जैसी डरावनी लगेगी। तभी गुचुआन कहता है, एक असली डिजाइनर हमेशा खामोशी से अपना काम करता है। तभी गुचुआन के नेट में फिश आ जाती है, जिसे शाओनिंग पकड़ लेती है, लेकिन वो उसके हाथ से गिर जाती है। फिर दोनों उस फिश को पकड़ने लगते हैं, जिससे दोनों के हैंड टच होते हैं, जिससे गुचुआन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर वो फिश को गाड़ी में रखकर कहता है, ये तुम्हारी है, इसका सूप बनाकर अपनी आंट को पिलाना, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, इसे अपने ओवर टाइम की पेमेंट समझ लेना। ये सुनकर शाओनिंग शॉक होकर कहती है, मेरी आंट को फिश बिल्कुल पसंद नहीं है, और सच कहूं तो मुझे ओवर टाइम के लिए कैश ही चाहिए। लेकिन गुचुआन कहता है, चुपचाप इस फिश को घर ले जाओ, और सुन लो, कल मुझे पिक करने आने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन चंगरान गुचुआन को कंपनी के लिए पिक करने आता है। तभी वहां सू शाओनिंग को ड्रॉप करने आया होता है। चंगरान सू को देखकर गुचुआन को बताता है, देख लो, ये मेरे डैड का सबसे लाडला और होनहार बेटा है। जू बताता है, मैं तो बस याओनिंग को ड्रॉप करने आया था। तो चंगरान कहता है, भाई, हमारी कंपनी का रूल है, यहाँ एम्प्लॉयज को कोई ड्रॉप करने नहीं आ सकता। शाओनिंग कहती है, हैं? मैंने तो आज तक ऐसा कोई रूल नहीं सुना। तो वो कहता है, क्यों, क्या तुम्हें डायरेक्टर ने इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया? शाओनिंग कहती है, खैर छोड़ो, मुझे अब अंदर चलना चाहिए। शू कहता है, काम खत्म हो जाए तो मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तो गुचुआन कहता है, सुनो, एक और नया रूल है, यहाँ काम करते हुए कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। चंगरान भी उसकी सपोर्ट करता है, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि सू शाओनिंग को पिक करने या ड्रॉप करने आए, इसलिए वो खुद से रूल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर सू वहां से चला जाता है। फिर लंच में शाओनिंग गुचुआन को फिश का सूप देते हुए बताती है, सर, ये वही फिश है जो आपने कल अपने हाथों से पकड़ी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, शाओनिंग के आइडियाज की वजह से गुचुआन को एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। वो ऑफिस आकर सबको ये बात बताता है, जिस पर सब खुश हो जाते हैं। सब गुचुआन से कहते हैं, बॉस, आज तो इस खुशी में तगड़ी पार्टी होनी चाहिए। जिस पर गुचुआन एग्री हो जाता है और सूमान से कहता है, जियाओनिंग के लिए एक परमानेंट डेस्क रेडी करवाओ, आज से उसकी जॉब पक्की हो गई है। शाओनिंग भी ये सुनकर हैप्पी हो जाती है। फिर सब होटल में पार्टी करते हैं, जहां शाओनिंग ड्रिंक कर लेती है। वो एक एम्प्लॉय के कहने पर गुचुआन से कहती है, बॉस, आज तो आपको भी एक ड्रिंक लेनी पड़ेगी। उसके मना करने पर वो वाइन खुद पी लेती है। फिर वो गुचुआन से कहती है, सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी माफी मांगनी है, प्लीज 1 मिनट खड़े हो जाइए। जैसे ही गुचुआन खड़ा होता है, शाओनिंग उसे हक कर लेती है, जिस पर गुचुआन कहता है, लगता है मैडम आज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। गुचुआन जब घर जाने के लिए बाहर आता है तो शाओनिंग उसके पास आकर कहती है, बॉस, चलिए मैं आपको सेफली घर ड्रॉप कर देती हूँ। गुचुआन कहता है, इस हालत में तुम ड्राइविंग करोगी तो सीधा जेल जाओगी, चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो शाओनिंग को घर के पास ड्रॉप कर देता है। शाओनिंग अभी बाहर ही होती है, तभी गुचुआन की कॉल आती है, क्या तुम सेफली घर के अंदर पहुंच गई? तो वो कहती है, अभी तो नहीं। तभी वहां एक ड्रंक आदमी शाओनिंग से बदतमीजी करने लगता है, जो गुचुआन कॉल पर सुन लेता है। वो जल्दी से उसे बचाने के लिए जाता है। वो आदमी शाओनिंग को एक टूटी हुई ग्लास बॉटल मारने वाला होता है, लेकिन गुचुआन इससे पहले उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे इस आदमी को बहुत तेज करंट लगता है। यह करंट इतना तेज था कि आसपास की सभी लाइट्स खराब हो जाती हैं, लेकिन इतने ज्यादा करंट रिलीज करने की वजह से गुचुआन बेहोश हो जाता है। ये देखकर शाओनिंग डर जाती है। वो रोते हुए गुचुआन को सॉरी कहती है। दूसरी तरफ चंगरान के पास नोटिफिकेशन चला जाता है। वो फौरन गुचुआन के पास आता है, फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। शाओनिंग भी उसके साथ होती है। नेक्स्ट डे वो आदमी पुलिस को स्टेटमेंट देता है, अरे वो इंसान नहीं, बिजली का खंबा है, करंट मारता है वो। लेकिन ऑफिसर उसके ड्रंक होने की वजह से सोचती है कि उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। रात को गुचुआन शाओनिंग के साथ घर आ जाता है। वो शाओनिंग को भी घर जाने का कहता है, लेकिन शाओनिंग को उसकी फिक्र थी, इसलिए वो घर नहीं जाती और बाहर बैठ जाती है। गुचुआन खुद को चार्ज करने लगता है। कुछ देर बाद गुचुआन देखता है शाओनिंग घर नहीं गई। वो उसे बाहर सोफे के साथ टेक लगाए सोते हुए देखता है, इसलिए वो फिर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। नेक्स्ट डे जब शाओनिंग उठती है तो वो देखती है गुचुआन ने उसके ऊपर ब्लैंकेट दिया होता है और उसके पास कपड़े भी रखे होते हैं। इसके बाद गुचुआन देखता है शाओनिंग उसके घर से चली गई है और उसने वो कपड़े नहीं पहने थे। वहां उसे एक नोट मिलता है जिसमें शाओनिंग ने उसे थैंक्स कहा होता है। नेक्स्ट सीन में चेंगरान शाओनिंग से कहता है, तुम्हें गुचुआन पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि तुम उसके साथ उसी के घर में शिफ्ट हो जाओ। शाओनिंग कहती है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी, और बॉस,
कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो मैं हर वक्त उनके पीछे पीछे घूमती रहूं। चैंगरान कहता है, ये बात अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगी, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा चुपचाप कर लो। शाओनिंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो ऐसा करने के लिए मान जाती है। फिर चैंगरान उसे अपने वीचैट पर ऐड कर लेता है। फिर वो गूचवान के घर से चला जाता है और शाओनिंग गूचवान के लिए लंच बनाने लगती है। चैंगरान शाओनिंग के स्टेटस पर उसे चाओ यान के साथ देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे चाओ यान अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में चैंगरान चाओ यान को एक रेस्टोरेंट में देखता है। वो उससे पूछता है, क्या जाओनिंग तुम्हारी अच्छी दोस्त है? तो वो कहती है, हाँ है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने उसे जरा भी परेशान किया ना तो मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। चैंगरान कहता है, अरे मैडम, वो मेरी ही कंपनी में काम करती है। जिस पर चाओ यान शॉक हो जाती है। उसे शाओनिंग ने बताया था कि उसका बॉस बहुत हैंडसम है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। इसलिए वो सोचती है, लगता है मुझे सबसे पहले जाओनिंग की आंखों का चेकअप करवाना पड़ेगा। प्रेजेंट में चैंगरान झाओयान से कहता है, सच कहूं तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूं। झाओयान कहती है, अच्छा, ऐसा क्या खास देख लिया मुझ में? तो वो कहता है, सच बताऊं, मुझे तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा बहुत पसंद है। लेकिन झाओयान उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। दूसरी तरफ गूचवान और शाओनिंग लंच कर रहे होते हैं। तभी डोर बेल होती है। शाओनिंग चेक करने जाती है तो गूचवान भी उसके पीछे जाता है। अचानक दोनों आपस में टकराकर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। बाहर गूचवान के पेरेंट्स खड़े सोच रहे होते हैं, इतनी देर हो गई, इस लड़के ने अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? गूचवान की मॉम को पासवर्ड याद आ जाता है, जिससे वो डोर अनलॉक करके अंदर आ जाती हैं। लेकिन फिर उन दोनों को इस कंडीशन में देखकर वापस बाहर चली जाती हैं। वो अपने हस्बैंड से कहती हैं, मुझे लग रहा है हम गलती से किसी और के घर में घुस आए हैं। मैंने अभी अभी अंदर एक लड़की को देखा। गूचवान के डैड कहते हैं, अरे तुमने अपने बेटे को 5 साल बाद देखा है, हो सकता है तुम्हें कोई वहम हो रहा हो। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, जहां गूचवान उनको शाओनिंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। गूचवान की मॉम शाओनिंग से मिलकर बहुत खुश होती हैं। वो उससे पूछती हैं, बताओ बेटा, तुम दोनों कब से एक दूसरे के साथ हो? तो शाओनिंग कहती है, अरे नहीं आंटी, मैं तो बस बॉस की असिस्टेंट हूँ, प्लीज आप कुछ गलत मत समझिए। फिर शाओनिंग वहां से चली जाती है। गूचवान कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है तो उसकी मॉम कहती हैं, बेटा मान गए तुम्हारी चॉइस को, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में बहुत प्यारी है। वो कहता है, मॉम मैंने अभी बताया ना, वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है और कुछ नहीं। फिर वो उनसे पूछता है, वैसे आप लोग यहाँ कब तक रुकने वाले हैं? इस बात पर उसके डैड हर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं, हम इतने दिनों से दर बदर होटल में धक्के खा रहे हैं, अगर तुम्हारा ये घर हमारा नहीं है तो ठीक है, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। उसकी मॉम कहती हैं, अरे शांत हो जाइए, हम बस यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, फिर अपना कोई घर ढूंढकर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन गूचवान के डैड गुस्सा होके गूचवान को बातें सुनाने लगते हैं। एक्चुअली वो अपने बेटे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन गूचवान उनके साथ नहीं रहना चाहता। अपने डैड की बातों का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो कहता है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की वजह से मेरी लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस हो। इस बात पे उसके डैड बहुत हर्ट होकर कहते हैं, तुझे जरा भी अंदाजा है, तेरे एक्सीडेंट के बाद हमने पागलों की तरह तेरा ट्रीटमेंट करवाया था और तेरी मॉम ने दिन रात एक करके तेरी देखभाल की थी, और तू ये सब कह रहा है? लेकिन गूचवान पर उनकी बात का कोई असर नहीं होता। वो उनसे कहता है, तो फिर आप लोग यही मान लीजिए कि आपका कभी कोई बेटा था ही नहीं। ये सुनकर उसके डैड गुस्से से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग एक मॉडल डिजाइन कर रही होती है। वो सारा दिन उसी को बनाने में लगा देती है। रात को गूचवान उसके मॉडल को देखकर कहता है, तुमने इतना सारा ग्लू थोपकर इसकी पूरी डायमेंशन ही बिगाड़ दी है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। खाने के बाद वो दोनों घर जाने के लिए लिफ्ट में होते हैं। गूचवान उसे समझा रहा होता है, तभी लाइट चली जाती है, जिससे लिफ्ट रुक जाती है। शाओनिंग सोचती है, मेरी किस्मत इतनी खराब है, जहां जाती हूँ मेरा बैड लक मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तो गूचवान कहता है, अगर तुम हमेशा ऐसा नेगेटिव ही सोचती रहोगी तो तुम्हारे साथ लाइफ में ऐसा ही होता रहेगा। फिर एक पर्सन उनकी हेल्प के लिए आ जाता है। शाओनिंग बाहर निकलकर गूचवान को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है तो गूचवान को पास्ट के फ्लैशेस आने लगते हैं। उसे लगता है, शायद मैं इससे पास्ट में पहले भी मिल चुका हूँ। फिर शाओनिंग उसे घर ड्रॉप कर देती है। नेक्स्ट सीन में जो यान शाओनिंग से चेन रान के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है, अरे वो तो हमारी कंपनी का इन्वेस्टर है। जो यान कहती है, वो इंसान मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, तुम उससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। शाओनिंग कहती है, ऐसा मत बोलो, वो बहुत ही स्वीट और हमेशा स्माइल करने वाला इंसान है। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग गूचवान के घर आ जाती है। दूसरी तरफ गूचवान के पेरेंट्स अपने घर जा रहे होते हैं। गूचवान की मॉम सुमान को बताती हैं, मुझे इतनी खुशी है कि फाइनली गूचवान को अपने लिए एक लड़की मिल गई जो उसकी अपनी असिस्टेंट है। सुमान ये सुनकर शॉक हो जाती है। शाओनिंग गूचवान के साथ अपने मॉडल पर काम कर रही होती है। गूचवान उसके मॉडल को ठीक कर देता है। फिर शाओनिंग घर जाने लगती है तो उसकी डायरी गलती से वहां गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में चेन रान गूचवान के घर आया होता है। वो उसे बताता है, यार मुझे झाओ यान से सच्चा वाला प्यार हो गया है, पर उसने सीधे मुंह मुझे रिजेक्ट कर दिया। गूचवान उसे कहता है, अपना ये रोना धोना बंद कर और अभी मेरे घर से निकल जा। लेकिन वो फ्लोर पर लेट जाता है। गूचवान उसे चेक करता है,
अरे यार, ये तो यहीं लुढ़क गया। इसलिए गू चुआन उसे उठाकर सोफे पर लेटा देता है। ऐसे में उसकी नजर शाओ निंग की डायरी पर पड़ती है, तो वो उसे उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में गू चुआन शाओ निंग की डायरी में उसके डिजाइन पर एनोटेटिंग कर रहा होता है। तभी चेन रान उससे पूछता है, भाई ये किसकी डायरी हाथ लग गई तुझे? फिर वो उस पर शाओ निंग का नेम देखकर कहता है, ओहो, तो इसका मतलब फाइनली हमारे बॉस को शाओ निंग से प्यार हो ही गया। गू चुआन कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉय से प्यार है। चेन रान कहता है, तू टेंशन मत ले, मैं खुद ये डायरी शाओ निंग को दे आऊंगा। नेक्स्ट डे शाओ निंग गू चुआन को ऑफिस में ना देखकर उसके घर आ जाती है। गू चुआन उसे बताता है, मैं जरा एक जरूरी प्रोजेक्ट में फंसा हुआ हूँ। फिर शाओ निंग भी वहीं पे अपनी स्टडी करने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो गू चुआन से कहती है, सर प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। तो गू चुआन उसकी हेल्प करने लगता है। ऐसा करते दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, जिससे गू चुआन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो सोचता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शाओ निंग फिर उसके लिए पानी लेकर आती है। तब अचानक लाइट चली जाती है। गू चुआन कहता है, लगता है कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो शाओ निंग किसी मैकेनिक को कॉल करने लगती है। इलेक्ट्रिशियन के आने पर शाओ निंग उसे काम के बारे में बताती है। उसे गू चुआन कहीं पर नजर नहीं आता, तो उसे ढूंढने लगती है। फिर वो उसके चार्ज वाले रूम में पहुंच जाती है। तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। शाओ निंग उस रूम को देखकर शॉक हो जाती है। तभी गू चुआन भी वहां उसे देख लेता है। वो उसे कहता है, तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? तो शाओ निंग कहती है, मैं तो आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गई थी, पर सर अब मुझे आपके इस बड़े सीक्रेट का पता चल चुका है। इस बात पर गू चुआन थोड़ा डर जाता है। वो कहता है, कैसा सीक्रेट? तो शाओ निंग कहती है, यही कि आपने छुप छुप कर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए ये पूरा सेटअप लगा रखा है। ये सुनकर गू चुआन रिलैक्स होकर शाओ निंग को रूम से बाहर ले आता है। वो उसे कहता है, सुनो, बिना परमिशन तुम दोबारा इस रूम में कभी मत आना। और ये कोई लाइव स्ट्रीमिंग रूम नहीं है, बस एक नॉर्मल गेमिंग रूम है। फिर ये दोनों ऑफिस जाने लगते हैं। गू चुआन कहता है, आज मौसम काफी अच्छा हो रहा है, हम वॉक करते हुए ही ऑफिस जाएंगे। रास्ते में एक स्टोर से शाओ निंग जूस लेने के लिए रुकती है, तो गू चुआन वहां से एक हेयर पिन का पैकेट ले लेता है। वहां शाओ निंग को उसका क्लासमेट मिल जाता है जो वहां पर जॉब करता है। बाहर आकर शाओ निंग गू चुआन को बताती है, पता है ये लड़का हमारी पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का हुआ करता था। ये सुनकर गू चुआन को जेलसी फील होती है। नेक्स्ट डे जब शाओ निंग गू चुआन को पिक करने जाती है, तो गू चुआन उसे वो हेयर पिन देता है। वो कहता है, ये मुझे कल मिल्क के पैकेट के साथ फ्री मिली थी, मेरे तो किसी काम की है नहीं, तुम ही रख लो। फिर शाओ निंग उस हेयर पिन को लगा लेती है। ऑफिस में सुमान देखती है शाओ निंग ने वही हेयर पिन लगाई है जो उसने गू चुआन के टेबल पर देखी थी। ये देखकर उसे गू चुआन की मॉम की बात याद आती है कि शाओ निंग गू चुआन के लिए बेस्ट चॉइस है। इससे सुमान थोड़ा सैड हो जाती है। फिर वो शाओ निंग को प्रोजेक्ट देकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शाओ निंग क्लाइंट से मिलने गई होती है। वो लेडी आर्ट गैलरी में एक वॉल को हटाना नहीं चाहती थी। शाओ निंग उनको काफी समझाती है, लेकिन वो शाओ निंग पर गुस्सा होकर प्रोजेक्ट कैंसिल कर देती है। फिर शाओ निंग ये सब सुमान को बताती है, तो सुमान कहती है, पक्का तुमने कोई ना कोई बड़ी बेवकूफी की होगी। और वो उसे कहती है, इस प्रोजेक्ट को संभालना पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। ये सुनकर शाओ निंग सैड हो जाती है। फिर मीटिंग में सुमान सबको बताती है, शाओ निंग की बेवकूफी की वजह से हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। गू चुआन उससे पूछता है, अब कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा? तो वो कहती है, अगर शाओ निंग ने कैसे भी करके ये प्रोजेक्ट वापस नहीं लिया तो उसे ये कंपनी हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। एक्चुअली सुमैन किसी तरह शाओ निंग को कंपनी से निकलवाना चाहती थी। शाओ निंग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। फिर नेक्स्ट डे शाओ निंग बुके लेकर उस क्लाइंट से मिलने जाती है, लेकिन वो उसे डोर से ही वापस भेज देती है और कहती है, मुझे तुम जैसों के साथ कोई काम नहीं करना, यहाँ से चली जाओ। फिर शाओ निंग वहां पर गू चुआन को देखती है। वो शाओ निंग से कहता है, ऐसे दरवाजे पे खड़े रहने से कोई मैटर सॉल्व नहीं होने वाला। शाओ निंग गू चुआन से सॉरी करती है और कहती है, आई एम सो सॉरी सर, मेरी वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान और डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ा। लेकिन गू चुआन कहता है, तुम्हारे ये सॉरी बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। प्रोजेक्ट के बारे में गहराई से सोचो, तुम्हारी स्किल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि क्लाइंट अपने आप मान जाए। फिर नेक्स्ट डे शाओ निंग उस आर्ट गैलरी में जाती है और उस वॉल की फोटोज क्लिक करने लगती है। उस वॉल पर बच्चों ने आर्ट वर्क किया होता है। शाओ निंग असल में जानना चाहती थी कि वो वॉल क्लाइंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर वो उस लेडी के हस्बैंड के पास जाती है और उससे उस वॉल की स्टोरी पूछती है। तो वो उसे बताता है, उस दीवार पर जो आर्ट वर्क है ना, वो मेरे बेटे ने अपने हाथों से बनाया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इससे शाओ निंग उस लेडी की फीलिंग समझ जाती है। वो उनसे कहती है, मैम अब आप उस दीवार को कभी मत हटाना। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको ऐसा करने के लिए फोर्स किया। ये सब वो लेडी पीछे खड़ी सुन लेती है। फिर गू चुआन सबको बताता है, गुड न्यूज, हमें वो प्रोजेक्ट वापस मिल गया है और वो दीवार भी नहीं हटाई जाएगी। सबसे बड़ी बात, क्लाइंट ने खुद शाओ निंग को इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहा है। शाओ निंग खुश हो जाती है। शाओ निंग गू चुआन से कहती है, सर मुझे इस प्रोजेक्ट को बेस्ट बनाने के लिए आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। तो गू चुआन उसे एक गिफ्ट दिखाता है।
जो उसे स्विट्जरलैंड से मिला था। उसमें एक स्नो ग्लोब को एक ग्लास से कवर किया होता है। उसे देखकर सियाओनिंग समझ जाती है कि उसे उस वॉल को एक ग्लास से डेकोरेट करना है। फिर वो दोनों क्लाइंट को इस आइडिया के बारे में बताते हैं जो उस कपल को पसंद आता है। फिर सियाओनिंग गूचुआन को वो ग्लोब वापस कर देती है, लेकिन वो कहता है, आज से ये स्नो ग्लोब तुम्हारा हुआ। तुम्हारे शानदार काम के लिए ये मेरा छोटा सा रिवॉर्ड है। नेक्स्ट सीन में गूचुआन सब एम्प्लॉयज को बताता है, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। इसलिए मैं आप सबको एक शानदार ट्रिप पर ले जा रहा हूँ। फटाफट जगह डिसाइड कर लो। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शू शाओनिंग को पिक करने आया होता है। वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो वो उसके लिए बिजनेस ट्रिप से लाया होता है। शू जब उसे वो नेकलेस पहनाता है तो गूचुआन अंदर से ये सब देख रहा होता है और काफी जेलस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गूचुआन सियाओनिंग को कॉल करके कहता है, सुनो, कल सुबह तुम मुझे पिक करने आ जाना। ट्रिप पर जाने से पहले हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। अगले दिन जब सब ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो सुमान गूचुआन का पूछती है। एक एम्प्लॉय बताता है, बॉस को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो जियाओनिंग के साथ सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। ये सुनकर सुमान को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ ये दोनों मार्केट से ड्रेस लेते हैं। जब जियाओनिंग उस ड्रेस को ट्राई करती है तो गूचुआन कहता है, तुम्हारा ये नेकलेस इस ड्रेस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, इसे उतार ही दो तो अच्छा है। तो जियाओनिंग उसे उतार देती है। ये वही सू का दिया नेकलेस होता है। फिर दोनों ट्रिप पे जाने लगते हैं। रात को सब एम्प्लॉयज पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जियाओनिंग भी गूचुआन के साथ वहां आ जाती है। दोनों मैचिंग ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। जियाओनिंग सबके साथ एंजॉय करने लगती है तो सुमान उसे कहती है, तुम्हें अपना ये प्रोजेक्ट आज ही हर हाल में कंप्लीट करना होगा। तो जियाओनिंग थके होने का बहाना करके टेंट में चली जाती है। गूचुआन फिर उसके पास जाता है और कहता है, मुझसे ये पार्टी का ऑयली खाना नहीं खाया जाएगा। तुमने जो अपने लिए बनाया था ना, वही मुझे दे दो। दूसरी तरफ सुमान गूचुआन के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो अपने टेंट में नहीं होता। तभी वहां फायरवर्क्स होते हैं जिनको देखकर सभी एंजॉय करते हैं। सुमान जियाओनिंग के टेंट में दो लोगों का शैडो देखती है, जिससे वो समझ जाती है गूचुआन उसके टेंट में है। ये देखकर वो सैड होकर वहां से चली जाती है। गूचुआन को जियाओनिंग के टेंट में नींद आ जाती है तो जियाओनिंग उस पर ब्लैंकेट डाल देती है। गूचुआन को अपना एक्सीडेंट याद आता है जिससे वो उठ जाता है। वो जियाओनिंग को सोता देखकर उस पर ब्लैंकेट डाल के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट कहाँ जाना है। गूचुआन जियाओनिंग को अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक रिजॉर्ट में लेकर आया होता है। उसको उनकी कंपनी ने डिजाइन किया होता है। फिर दोनों वहां वॉक करने लगते हैं। फिर जियाओनिंग स्केटिंग करते हुए गिरने वाली होती है, लेकिन गूचुआन उसे हक कर लेता है जिससे दोनों गिर जाते हैं। जियाओनिंग उसके ऊपर होती है। वो स्लिप करते काफी दूर चले जाते हैं। गूचुआन की हार्टबीट तेज होने की वजह से पास वाली सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर दोनों एक शॉप पर जाते हैं जहां उनको एक टॉय के साथ दूसरा फ्री मिलता है। जियाओनिंग एक लिजर्ड टॉय और गूचुआन एक क्रो टॉय चूज करता है। जियाओनिंग वापस जाते हुए नोटिस करती है कि उन टॉयज में रिकॉर्डर है, तो वो उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने लगती है। दूसरी तरफ गूचुआन भी लिजर्ड टॉय में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है। जियाओनिंग, मैं दिल से दुआ करता हूं कि तुम्हारी हर वो विश पूरी हो जाए जो तुम चाहती हो। फिर ये सब ट्रिप से वापस आ जाते हैं। जियाओनिंग गूचुआन को उसके घर ड्रॉप करती है और फिर अपने टॉयज को एक्सचेंज करते हैं। घर पर आकर दोनों एक दूसरे की वॉइसेस को सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट डे गूचुआन जियाओनिंग को ढूंढ रहा होता है तो सुमान उसे बताती है, वो तो जू के साथ कहीं बाहर गई है। हम जियाओनिंग को सू के साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं। जियाओनिंग को गूचुआन मैसेज करता है, सुन लो, आज के बाद बिना मेरी परमिशन के तुम कहीं नहीं जाओगी। ये पढ़कर जियाओनिंग को लगता है बॉस उस पर गुस्सा है, इसलिए वो जल्दी से वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गूचुआन जियाओनिंग को उसी आर्ट गैलरी में लेकर जाता है। वहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। गूचुआन कहता है, तो फाइनली ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तो जियाओनिंग कहती है, सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ बहुत ही अजीब सा कर दिया है। नेक्स्ट सीन में गूचुआन सुमान के साथ एक प्रोजेक्ट को देखने आया होता है। वो वहां लेक पर जियाओनिंग को देखता है। वो उसके पास जाकर पूछता है, तुमने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की? तो वो कहती है, कोई बात नहीं, सुमान मुझे सारी डिटेल्स ब्रीफ कर देगी। फिर ये होटल आ जाते हैं। जियाओनिंग गूचुआन से बालकनी में कहती है, सोचिए ना, अगर हम पूल में बाथ लेते हुए आसमान के इन तारों को देखें तो कितना रिलैक्सिंग लगेगा। गूचुआन स्काई की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई स्टार्स नजर नहीं आते। फिर शाओनिंग बाथ लेने पूल में आती है तो वहां पे एक लड़की मिलती है जिसका नेम वीन होता है। वीन उसे बताती है, हाय, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। तो शाओनिंग उसे बताती है, मैं एक आर्किटेक्चर फर्म में असिस्टेंट का काम करती हूँ, पर साथ ही आर्किटेक्चर भी सीख रही हूँ। मेरे बॉस तो कमाल के डिजाइनर हैं, उन्होंने ढेरों अवार्ड्स जीते हैं। वीन कहती है, अरे वाह, कहीं तुम अपने उन हैंडसम बॉस को पसंद तो नहीं करती? तो शाओनिंग कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस उन्हें एडमायर करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। नेक्स्ट सीन में वीन शाओनिंग को एक पिक्चर सेंड करती है तो शाओनिंग उसे कॉल करके कहती है, वाओ, आपने मेरी इतनी स्टनिंग पिक्चर क्लिक की है, मैं आपको कैसे थैंक्स कहूं? तो वीन कहती है,
अगर सच में थैंक्स कहना ही है तो मेरी अपकमिंग फोटोग्राफी एग्जीबिशन में मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। शाओनिंग कहती है, मैं तो ठहरी एक मामूली असिस्टेंट, पर मैं तुम्हें अपनी कंपनी के एक बहुत ही प्रोफेशनल डिजाइनर से मिलवा सकती हूँ। वीन भी मान जाती है। फिर शाओनिन गू चुआन को इस बारे में बताती है, तो गू चुआन उसे ये सब सुमान को बताने का कहता है कि वो हैंडल कर लेगी। नेक्स्ट सीन में वीन शाओनिंग की कंपनी आती है। वो वहां पर गू चुआन को देखकर शॉक हो जाती है। फिर गू चुआन उसे ऑफिस में ले जाता है। वीन कहती है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये तुम्हारी कंपनी है। वो कहता है, और मुझे भी कहाँ पता था कि शाओनिंग जिस फोटोग्राफर की बात कर रही है वो तुम निकलोगी। फिर वीन उससे उसके हार्ट की कंडीशन का पूछती है, तो वो बताता है, हाँ अब सब काफी ठीक है। वीन कहती है, तुमने बिना कोई रीजन दिए अचानक मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैंने तुम्हें पागलों की तरह मैसेजेस किए, पर तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। आखिर हार मानकर मुझे भी गिव अप करना पड़ा। गूचुआन कहता है, सच कहूं तो वो तुम्हारा सबसे बेहतरीन डिसीजन था। तभी वहां पर सुमान उनको देखकर इन दोनों की बातें सुनने लगती है। वीन कहती है, देखो अगर तुम्हें मेरे साथ काम करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं किसी और को हायर कर लूंगी। लेकिन गूचुआन कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सुमान सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगी। फिर वीन शाओनिंग से मिलकर कहती है, मानना पड़ेगा, तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। इसके बाद शाओनिंग को सुमान कॉल करके बता देती है, तुम्हें पता है वीन कोई और नहीं बल्कि बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर शाओनिंग काफी सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कंपनी में एक एम्प्लॉय की बर्थडे होती है। गूचुआन पार्टी अरेंज करता है। उसमें सब ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं। शाओनिंग से पूछा जाता है, चलो सच सच बताओ, तुम्हारा फर्स्ट क्रश कौन था? तो वो कहती है, हाँ एक इंसान तो है, पर मेरी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही बुरी तरह खत्म हो गई। फिर वो एम्प्लॉय केक कट करता है और सब उसे विश करते हैं। तभी शाओनिंग को एक्सीडेंट का सीन याद आ जाता है, तो वो बाहर चली जाती है। गूचुआन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन सुमान शाओनिंग के पास जाकर कहती है, क्या तुम वीन की वजह से इतना अपसेट हो? तो वो कहती है, बिल्कुल नहीं, वीन बहुत अच्छी इंसान है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। सुमान कहती है, मेरा सजेशन यही है कि तुम अपने काम पर फोकस करो, ना कि गूचुआन पर टाइम वेस्ट करो। तो शाओनिंग कहती है, मेरी विश तो एक जादू जैसी है जो पता नहीं कभी रियल लाइफ में पूरी होगी भी या नहीं। नेक्स्ट सीन में जब शाओनिंग गूचुआन को पिक करती है तो वो उसे बताता है, आज हम दोनों को एक खास प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक इंसान से मिलने जाना है और वो कोई और नहीं बल्कि मेरे टीचर हैं। फिर ये दोनों एयरपोर्ट पर फ्लाइट का वेट कर रहे होते हैं। गूचुआन उससे पूछता है, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? तो वो कहती है, मैं बस यही सोच रही थी कि आप मुझे अपने साथ इतनी दूर क्यों लेकर जा रहे हैं? मुझे तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का रत्ती भर भी एक्सपीरियंस नहीं है। गूचुआन कहता है, मैं जिस जियाओनिंग को जानता हूं ना, वो बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट है। फिर ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। टीचर जिनका नेम वांग था, गूचुआन को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो इनको अंदर लेकर जाते हैं, जहां शाओनिंग वांग के स्टूडेंट्स की पिक्चर्स देखती है। शाओनिंग एक पिक्चर को उठाती है जिसमें वांग के साथ एक आदमी एक बच्चे को उठाए होता है। शाओनिंग कहती है, अरे ये तो मेरे डैड है और ये छोटी बच्ची मैं हूँ जिसे उन्होंने गोद में उठाया हुआ है। वांग कहते हैं, अरे वाह, ये तो मेरा सबसे होनहार स्टूडेंट था जो ग्रेजुएशन के बाद भी अक्सर मुझसे मिलने आता था। ये फोटो भी उसी वक्त की है। शाओनिन कहती है, सर आपसे मिलकर मुझे जो खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। फिर वांग शाओनिंग को एक नोटबुक देते हैं और कहते हैं, इस डायरी में मैंने अपने ढेरों डिजाइन्स बनाए हैं और खास बात यह है कि इसमें तुम्हारे डैड के भी कई मास्टरपीस डिजाइन्स मौजूद हैं। वापस जाते हुए वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। गूचुआन उससे पूछता है, तुम्हारी आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा है? तो वो कहती है, ये वेनिला फ्लेवर है, क्या आप टेस्ट करना चाहोगे? फिर वो गूचुआन को टेस्ट करवाती है। गूचुआन उसकी झूठी आइसक्रीम टेस्ट कर लेता है। फिर वो उसे वेन के बारे में बताता है। वेन और मेरी दोस्ती ग्रेजुएशन के टाइम पर शुरू हुई थी। फिर मैं अब्रॉड चला गया, पर हम कांटेक्ट में थे और मैं अक्सर छुट्टियों में कोरिया आता था। फिर कुछ रीजन से हमारा ब्रेकअप हो गया और मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिला, अनटिल तुम्हारी वजह से हमारी मुलाकात हुई। लेकिन अब मैंने उस चैप्टर पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया है। तो शाओनिंग कहती है, पर फुल स्टॉप ही क्यों, कॉमा भी तो लगा सकते थे ना। इस बात पर फिर दोनों स्माइल करने लगते हैं। फिर शाओनिंग को वहां एक कैट नजर आती है, तो वो उसे कहती है, सर फॉर प्लीज इस प्यारी सी बिल्ली को आप रख लीजिए ना। गूचुआन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में सू मान को एक हेल्पर की नीड होती है, तो गूचुआन शाओनिंग से कहता है, तुम जाकर इस प्रोजेक्ट में सू मान की थोड़ी हेल्प कर दो। शाओनिंग उसके साथ काम नहीं चाहती, लेकिन वो गूचुआन को कुछ नहीं कहती। रात को जब शाओनिंग गूचुआन को ड्रॉप करने जाती है तो वो उसे बताता है, तुम्हारी ये बिल्ली कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है आजकल। तो शाओनिंग उसे देखने अंदर जाती है। शाओनिंग उसे देखकर कहती है, अरे इसने खा खा कर बहुत वेट गेन कर लिया है, बस इसीलिए थोड़ी लेजी हो गई है और कुछ नहीं। फिर गूचुआन उसे कैट का रूम दिखाता है। तभी गूचुआन को सू मान कॉल करके कहती है, बॉस जल्दी से अपनी मेल्स चेक कर लीजिए। जब गूचुआन चेक करता है तो पता चलता है उसने WI अवार्ड विन किया है, जो उसका ड्रीम था। लेकिन गूचुआन को इसकी कोई खुशी नहीं होती।
अगले दिन कंपनी में सबको गू चुआन के अवार्ड विन करने वाली बात का पता चल जाता है, इसलिए सब बहुत खुश होते हैं। फिर जैसे ही गू चुआन कंपनी में एंटर होता है, सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देने लगते हैं। लेकिन गू चुआन के फेस पर कोई खुशी नहीं होती। वो सारे एम्प्लॉयज को थैंक्स बोलकर अपने ऑफिस में चला जाता है। इसके बाद हम शाओनिंग और गू चुआन को लिफ्ट में देखते हैं। वो कहता है, आज तुम रहने दो, मैं खुद ड्राइव करके घर चला जाऊंगा। शाओनिंग कहती है, क्या आपको इतना बड़ा अवार्ड जीतने की जरा भी खुशी नहीं है? फिर बाहर शाओनिंग गू चुआन से कहती है, मुझे नहीं पता कि आप अंदर से इतने उदास क्यों हैं, पर फाइनली आपका सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो गया है। आपको थोड़ा तो खुश होना चाहिए। गू चुआन कहता है, मैंने अपनी लाइफ का इकलौता मकसद पूरा कर लिया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो शाओनिंग कहती है, तो फिर आप अपनी लाइफ का कोई नया और खूबसूरत मकसद बना लीजिए, और अगर इसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए ना, तो मैं हमेशा आपके साथ रेडी हूँ। फिर गू चुआन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे गू चुआन अवार्ड सेरेमनी के लिए रेडी होकर आता है तो शाओनिंग को वो बहुत हैंडसम लगता है। फिर वो सेरेमनी में चले जाते हैं जहां सुमान भी आई होती है। गू चुआन को जब अवार्ड दिया जाता है तो उसके फेस पे थोड़ी सी भी स्माइल नहीं थी। वो सबको स्पीच देता है। जब उससे उसके फ्यूचर प्लान का पूछा जाता है तो वो कहता है, फिलहाल तो मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, पर हाँ, मैं किसी खास इंसान के एडवाइस का वेट जरूर कर रहा हूँ। वो ऐसा शाओनिंग को देखकर कहता है। ये चीज सुमान भी नोटिस करती है। पार्टी के बाद शाओनिंग गू चुआन के साथ होती है। वो डरते हुए गू चुआन से पूछती है, सर, क्या मुझे भी आपके उन फ्यूचर प्लान्स में एक छोटी सी जगह मिल सकती है? मुझे पता है मैं आपके लेवल की बिल्कुल नहीं हूं, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हमारे बीच का ये डिफरेंस खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी। गू चुआन कहता है, तो क्या तुम मुझे सच में पसंद करने लगी हो? तो वो कहती है, मैं आपको अभी के अभी कोई भी आंसर देने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। तो वो कहता है, मेरा मानना है कि फिलहाल तुम्हें सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और फिर उसे घर जाने का कहता है। घर आकर वो लिजर्ड डॉल में गू चुआन की रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें गू चुआन कहता है, भगवान करे कि तुम्हारे सारे खूबसूरत ख्वाब पूरे हो जाएं। दूसरी तरफ गू चुआन भी उस क्रो टॉय में शाओनिंग की आवाज सुनकर उसे मिस करने लगता है। वो खुद से कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है शाओनिंग कि मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता, बस मेरे अंदर अब हिम्मत ही स्किल सी है। मैं एक ऐसा बदनसीब इंसान हूं जो कभी एक नॉर्मल और खुशहाल लाइफ नहीं जी सकता। नेक्स्ट डे गू चुआन कंपनी नहीं आता। चैंग रान सबको बताता है, बॉस कुछ दिन ऑफिस नहीं आएंगे। शाओनिंग सोचती है, कहीं बॉस मेरी वजह से तो छुट्टी पर नहीं है। फिर शाओनिंग को वेन मिलने बुलाती है। वो उसे अपनी एग्जीबिशन वाली जगह पर ले जाती है। वो दोनों डिस्कस कर रही होती हैं कि वेन को उसके हस्बैंड की कॉल आती है तो उसे अपने हस्बैंड के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। वेन उसे कहती है, मैं चाबी दरवाजे के पास रख दूंगी, तुम जाते हुए दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। फिर रात होने के बाद बारिश होने लगती है तो शाओनिंग वहां से जाने लगती है, लेकिन जब वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है तो वो लॉक हो चुका था। फिर वो वेन को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद था। तो वो गू चुआन को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देती है। वो काफी डरी होती है। गू चुआन वहां पहुंचकर ऊपर जाने लगता है, लेकिन सब ऊपर जाने वाला फ्लोर बंद था। फिर गू चुआन लिफ्ट के चैम्बर से ऊपर जाने का डिसाइड करता है और चैम्बर से गुजरते हुए ऊपर पहुंच जाता है। वो देखता है शाओनिंग एक ग्लास डोर के पीछे बंद है, इसलिए वो उस डोर को तोड़कर अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी हार्ट बीट तेज होने की वजह से शाओनिंग को बहुत ज्यादा करंट पड़ता है। इसके बाद हम शाओनिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। गू चुआन उसके पास होता है। चैंग रान वहां उसका टेम्पररी चार्जर लेकर आता है। वो शाओनिंग की कंडीशन के बारे में पूछता है तो गू चुआन कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही गलती थी। फिर जब शाओनिंग को होश आता है तो गू चुआन उसके पास होता है। नेक्स्ट सीन में गू चुआन शाओनिंग को पिक करने जाता है। शाओनिंग पूछती है, अरे आप मुझे पिक करने क्यों आ गए? तो वो कहता है, मैं तो बस एक पेशेंट की केयर कर रहा हूँ। रास्ते में ड्रिंक लेने के लिए वो दोनों एक स्टोर पर रुकते हैं तो शाओनिंग पेमेंट करती है, तो सेल्स गर्ल उसे चेंज में कॉइन्स देती है। फिर ये दोनों कंपनी में जाने लगते हैं। शाओनिंग गू चुआन के आगे कॉइन करके कहती है, मैं इस कॉइन से आपकी एक स्माइल खरीदना चाहती हूँ। तो वो स्माइल करने लगता है। फिर शाओनिंग एक और कॉइन उठाकर कहती है, ये लो एक और कॉइन, मुझे कल के लिए भी आपकी स्माइल एडवांस में खरीदनी है। तो गू चुआन फिर से स्माइल करने लगता है। फिर शाओनिंग सारे कॉइन्स उठाकर कहती है, मैं आपकी ये स्माइल लाइफ टाइम के लिए परचेस करना चाहती हूँ। अब ऑफिस में शाओनिंग को वेन एक कैफे में बुलाती है और उसे उस दिन के इंसिडेंट के लिए सॉरी कहती है, लेकिन शाओनिंग कहती है, अरे नहीं, इसमें आपकी क्या गॉल्टेड है, आप टेंशन मत लो। वेन फिर उसे एक फोटो एल्बम देती है और कहती है, इसमें गू चुआन की खींची हुई फोटोज हैं, अब इसे तुम ही रख लो, मैं कुछ टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, तुम गू चुआन का ख्याल रखना, सिर्फ तुम ही उसे बदल सकती हो। इसके बाद शाओनिंग गू चुआन के साथ डिनर करने आई होती है। वहां कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिनको देखकर गू चुआन कहता है, तुम्हारा बर्थडे भी तो आने वाला है ना? शाओनिंग पूछती है, हैं? आपको मेरी बर्थ डेट कैसे पता चली? तो वो कहता है, मैंने तुम्हारी आईडी कार्ड पर देखी थी। फिर वो कहती है, मैंने बहुत टाइम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया, मेरे लिए वो दिन भी बस एक नॉर्मल दिन जैसा ही होता है। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग को ऑफिस में उसकी आंट की कॉल आती है जो उसे कहती हैं, जियाओनिंग,
तुम्हारी ग्रैंडमा कहीं मिल नहीं रही हैं, वो गुम हो गई हैं। फिर शाओनिंग वहां से जाने लगती है तो गूचवान भी उसके साथ जाता है। हम ग्रैंडमा को सिमेट्री में एक ग्रेव के पास देखते हैं। वो सब उनको फाइंड करते हुए वहां आ जाते हैं। एक्चुअली ग्रैंडमा शाओनिंग के पेरेंट्स की ग्रेव पर आई होती हैं। फिर ये सब ग्रैंडमा को घर ले आते हैं। ग्रैंडमा गूचवान को अपना बेटा समझ रही होती हैं, तो शाओनिंग उनको पुटसाती है, ग्रैंडमा ये मेरे बॉस हैं। तो ग्रैंडमा कहती हैं, मेरी जियाओनिंग बहुत ही प्यारी और अच्छी लड़की है। गूचवान कहता है, हाँ बिल्कुल, जियाओनिंग इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है। फिर वो सब शाओनिंग की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम गूचवान को शाओनिंग के किचन में काम करते हुए देखते हैं। गूचवान कहता है, तुम्हारी आन बता रही थी कि आज ही के दिन तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट आखिर हुआ कहाँ था? शाओनिंग मुझसे सारी डिटेल बताती है। तो गूचवान को पता चलता है शाओनिंग ही वो लड़की है जिसे वो एक्सीडेंट के दौरान मिला था। ये सुनकर गूचवान सोच में पड़ जाता है। जब गूचवान वहां से जाने लगता है तो शाओनिंग उसे पीछे से हक कर लेती है और उसे कहती है, वैसे तो ये दिन मेरे लिए पूरे साल का सबसे बुरा दिन होता है, लेकिन आज आप लोगों की वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। फिर गूचवान उसे हक करके कहता है, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे इतने सालों बाद फैमिली वाली फीलिंग मिली है। नेक्स्ट सीन में गूचवान को उसके डॉक्टर की कॉल आती है। वो उसे कहते हैं, तुम्हारे हार्ट में जो साइड इफेक्ट्स आ रहे थे ना, मैं बहुत जल्द उन्हें फिक्स कर दूंगा। उसके बाद तुम बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। गूचवान भी ये सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन गूचवान शाओनिंग से कहता है, चलो आज हम बाहर आउटिंग पर चलेंगे। फिर वो शाओनिंग को पिक करता है तो शाओनिंग उसे उसका ब्रेकफास्ट देती है। फिर ये दोनों गेम जोन में आ जाते हैं। शाओनिंग कई गेम्स में डॉल बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होती। गूचवान भी ट्राई करता है। गूचवान वहां लिखा हुआ पढ़ता है, सही वक्त आने से पहले बुरे वक्त का आना बहुत जरूरी होता है। फिर दोनों काफी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग गूचवान से कहती है, बॉस मुझे अपनी स्टडीज के लिए थोड़ी छुट्टियां चाहिए। तो गूचवान कहता है, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ वहीं चलूंगा। क्लास में शाओनिंग का फ्रेंड उसकी तरफ कुछ लिखकर फेंकता है तो गूचवान उस नोट को डस्टबिन में फेंक देता है। वो दोबारा ऐसा करता है। टीचर इन दोनों को ये करते हुए देख लेता है और उनसे क्वेश्चंस पूछने लगता है। क्लास के बाद शाओनिंग का फ्रेंड उसे लंच पर इनवाइट करता है तो गूचवान शाओनिंग को पानी की बोतल लाने भेज देता है और फिर उसके दोस्त को कहता है, सुनो भाई, शाओनिंग से जरा दूर ही रहना, समझे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों और शाओनिंग का दोस्त हॉटपॉट खाने आए होते हैं। शाओनिंग कहती है, बॉस को ज्यादा स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और जो बॉस ऑर्डर करेंगे मैं भी चुपचाप वही खा लूंगी। तो उसका दोस्त कहता है, तुम्हारे बॉस तो खाने के मामले में बड़े चूजी हैं यार। गूचवान कहता है, ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। फिर वो एक स्पाइसी डिश ऑर्डर करता है जिसमें मिर्च ज्यादा होने की वजह से गूचवान की हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन गूचवान खुद को संभाल लेता है। नेक्स्ट सीन में गूचवान शाओनिंग को क्लास के बाहर पिक करने आया होता है। वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है। जब शाओनिंग उससे पूछती है, आप अचानक मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए, तो वो कहता है, ये वो खास प्रोजेक्ट है जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गाड़ी से बाहर आती है तो उसे गूचवान नजर नहीं आता। फिर वो देखती है वहां लगी स्क्रीन में गूचवान नजर आ रहा है। वो उसे कहता है, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक्स, तुम मेरी इस बोरिंग लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आई हो। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं ना, तो मुझे हर छोटी से छोटी चीज करना अच्छा लगता है। तुमने जब मुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी तो सच कहूं, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए बिल्कुल वही फीलिंग्स हैं। फिर वहां एक डायमंड शेप का बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर से बहुत से बैलून निकलते हैं। फिर उसमें शाओनिंग और गूचवान की पिक्चर नजर आती है। ये सब देखकर शाओनिंग बहुत खुश होती है। तभी गूचवान उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ शाओनिंग। शाओनिंग की आईज में आंसू आ जाते हैं तो गूचवान कहता है, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन हमें अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसका एक रीजन है जो मैं तुम्हें सही वक्त आने पर बता दूंगा। शाओनिंग कहती है, रीजन चाहे जो भी हो, मैं हमेशा आपका वेट करूंगी। फिर ये दोनों हग करते हैं। इसके बाद गूचवान उसे घर ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट डे शाओनिंग काम कर रही होती है तो उसे गूचवान का मैसेज आता है, आज लंच हम दोनों साथ करेंगे। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वो बात कर रहे होते हैं तभी एक पर्सन गूचवान के हार्ट से टकराकर नीचे गिर जाता है। गूचवान उसे उठाने लगता है तो उसकी वॉच वहीं पर गिर जाती है। तभी गूचवान की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। शाओनिंग को वहां पर गूचवान की वॉच मिलती है जो उसे काफी अजीब लगती है। गूचवान टैक्सी से घर जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी वॉच उसके पास नहीं है। फिर वो घर पहुंचकर खुद को चार्ज करने लगता है। तभी चेन रान उसके पास आता है और उसकी तबीयत का पूछता है तो गूचवान कहता है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार, मेरी स्मार्ट वॉच कहीं गिर गई है। तभी डोरबेल होती है तो गूचवान कहता है, पक्का जियाओनिंग को मेरी वॉच मिल गई होगी। चेंग रान कहता है, देख भाई, अब तू ये राज और नहीं छुपा सकता, इसलिए बेहतर है कि तू खुद जियाओनिंग को सब सच बता दे। फिर चेंग रान जाकर डोर ओपन करता है और उसे चार्जिंग रूम में जाने का कहता है। जब जियाओनिंग उस रूम में जाती है तो गूचवान उसे अपना हार्ट दिखाता है। वो कहता है, जियाओनिंग, ये एक मैकेनिकल हार्ट है, मुझे जिंदा रहने के लिए इसे डेली चार्ज करना पड़ता है
और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट है। शाओनिन कहती है, मतलब क्या आप कोई रोबोट हो? तो वो कहता है, अरे नहीं, मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूं, लेकिन कुछ कंडीशंस में मेरा ये हार्ट अजीब सिम्टम्स क्रिएट करता है। मतलब जब भी मेरी हार्ट बीट तेज होती है ना, तो मेरी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बस 3 महीने बाद मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें वेट करने के लिए कहा था। शाओनिन कहती है, पर यह सब आखिर हुआ कैसे? तो वो उसे उस एक्सीडेंट की बात बताता है, जिससे शाओनिंग को पता चलता है कि वो वही लड़का है जो एक्सीडेंट में उसे नजर आया था। ये सुनकर शाओनिंग इमोशनल होकर गू चुआन को हक कर लेती है और कहती है, अब चाहे जो हो जाए, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। नेक्स्ट डे कंपनी में दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जिसे सब एम्प्लॉयज नोटिस करते हैं। सू मैन को बहुत जेलसी होती है। नेक्स्ट सीन में गू चुआन उसे कैंपस में लेकर आता है और एक नेम प्लेट दिखाकर बताता है, तुम्हें पता है ये डिजाइन आखिर बनाया किसने है? शाओनिंग जब नेम पढ़ती है तो वो उसके फादर का नेम होता है। शाओनिंग तो खुश हो जाती है। गू चुआन बताता है, हमारी कंपनी यहाँ कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने वाली है। अगर तुम भी उस टीम का हिस्सा बनोगी ना, तो तुम्हारे डैड के साथ साथ तुम्हारा नाम भी यहीं लिखा जाएगा। फिर शाओनिंग गू चुआन को हक करती है। तभी गार्ड उन पर लाइट मारकर पूछता है, ए कौन हो दोनों, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर ये वहां से भाग जाते हैं। घर आकर गू चुआन शाओनिंग को रूम में सोने का कहता है। तुम आराम से रूम में सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। लेकिन वो कहती है, नहीं, अगर आप बाहर सोएंगे तो मैं भी सोफे पर ही सोऊंगी। अगले दिन जब शाओनिंग की आंख खुलती है तो 9 बज चुके होते हैं। वो जल्दी से रेडी होने लगती है। तभी उसे सू मान की कॉल आती है। वो उसे गुस्से से कहती है, क्या टाइम हो रहा है, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची हो? गू चुआन उसके हाथ से मोबाइल लेकर सुमान को बताता है, जियाओनिंग मेरे घर पर है, वो मेरे साथ ही आएगी। फिर ये दोनों आर्ट गैलरी में कंस्ट्रक्शन साइट पर आए होते हैं। गू चुआन कहता है, तुम तो यहाँ के वर्कर्स के साथ काफी घुल मिल गई हो। तो वो कहती है, हाँ, मैं अक्सर यहाँ चक्कर लगाती रहती हूँ, आखिर ये मेरा पहला प्रोजेक्ट जो है। फिर शाओनिंग उससे पूछती है, तो आज आप ओवर टाइम नहीं करेंगे क्या? तो वो कहता है, नहीं, आज कोई ओवर टाइम नहीं। तो शाओनिंग कहती है, चलिए ठीक है, तो फिर ऑफिस के बाद आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड है। वो उसके हार्ट पर टच करती है, फिर पीछे हो जाती है कि कहीं गू चुआन करंट रिलीज ना करे। तो गू चुआन कहता है, अरे डरो मत, मैं कोई 24 घंटे करंट नहीं मारता रहता। फिर ये दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। शाओनिंग गू चुआन के साथ वाली चेयर पर बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी को डेट कर रही हूँ और मुझे लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। फिर वो शाओनिंग को घर ड्रॉप करने आता है। शाओनिंग की आंट उसे अंदर आने का कहती है, लेकिन वो मना करके चला जाता है। शाओनिंग अपनी आंट को गू चुआन के साथ अपने रिलेशनशिप का बता देती है। नेक्स्ट डे आंट गू चुआन को कॉल करके लंच पे बाहर इनवाइट करती हैं। शाओनिंग की आंट गू चुआन से उसकी सारी डिटेल्स पूछती हैं। फिर वो उससे पूछती हैं, बेटा तुम इतने हैंडसम और सक्सेसफुल हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाती, फिर तुमने अब तक किसी को डेट क्यों नहीं किया? गू चुआन कहता है, आंटी 10 साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, पर फिर मुझे एक सीरियस हेल्थ इशू हो गया था, जिसकी वजह से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद मैंने कभी किसी को डेट करने के बारे में सोचा ही नहीं। आंट उससे हेल्थ इशू के बारे में पूछती हैं, ये कैसी बीमारी है बेटा, क्या इस बीमारी का कोई पक्का ट्रीटमेंट है? तो गू चुआन कहता है, हाँ आंटी, ट्रीटमेंट की कुछ पॉसिबिलिटीज तो हैं। आंट फिर बहाना बनाकर चली जाती हैं। फिर वो शाओनिंग से कहती हैं, देख शाओनिंग, तेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने तुझे अपनी बच्ची की तरह पाला है, मैं हमेशा तेरी भलाई ही चाहती हूँ, इसलिए मेरी मान गू चुआन से इसी वक्त ब्रेकअप कर ले। शाओनिंग कहती है, पर आंट आपको तो वो बहुत पसंद थे ना, फिर अचानक आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो वो उसे उसकी डिजीज का बताती हैं। शाओनिंग को लगता है गू चुआन ने उन्हें सब बता दिया है, इसलिए वो चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग गू चुआन को एक जगह ले जा रही होती है। वो उससे पूछती है, क्या आपने आंट को अपने हार्ट की कंडीशन के बारे में सब सच बता दिया है? वो कहता है, नहीं, मैंने हार्ट का तो नहीं बताया, बस इतना कहा कि मुझे एक सीरियस डिसीज है। फिर शाओनिंग उसे एक जगह ले जाकर बताती है, ये हमारा पुराना घर है, मैं बचपन में यहाँ वेकेशंस पर आती थी, फिर अचानक यहाँ आग लग गई और सब कुछ जल गया, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि जैसे ही मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगी ना, तो मैं इस घर को दोबारा से वैसा ही बनाऊंगी। गू चुआन कहता है, तुम अकेले क्यों करोगी, इस काम में मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में गू चुआन को अपने पेरेंट्स के आने का पता चलता है, तो वो शाओनिंग को साथ लेकर जाने लगता है। सू मैन उनको देखकर कहती है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, लेकिन गू चुआन उसे मना कर देता है। तो सू मान को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर पता करवाती है कि गू चुआन के पेरेंट्स कहाँ पर रुकते हैं और उनसे मिलने चली जाती है। गू चुआन जब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वो सू मान को अपने पेरेंट्स के पास देखता है। उसकी मॉम बताती हैं, सू मान हमसे मिलने आई थी बेटा, तो सोचा हम उसे भी अपने साथ लंच पर ले आए। फिर ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने के दौरान गू चुआन की मॉम पानी मांगती हैं, तो शाओनिंग उनको जग पकड़ाने लगती है, लेकिन उसके हाथ से जग नीचे गिर जाता है। फिर गू चुआन को उसकी केयर करते हुए उसके पेरेंट्स काफी कुछ समझ जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में सुमान ड्रंक हालत में गूचवान के घर चली जाती है। वो डोर ओपन करता है तो सुमान उसे हक कर लेती है। फिर गूचवान उसे पानी देता है। फिर सुमान उसे कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ गूचवान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गूचवान कहता है, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में हो सुमान, अच्छा होगा कि तुम अभी अपने घर जाओ। सुमान कहती है, तुम आज तक मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए। गूचवान कहता है, देखो सुमान, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए और कोई फीलिंग्स नहीं है। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग गूचवान की मॉम से मिलती है। वो शाओनिंग से मिलकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, तुम सच में बहुत प्यारी हो बेटा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। वो जियाओनिंग को बताती हैं, जियाओनिंग बेटा, गूचवान एक नॉर्मल इंसान नहीं है। तो जियाओनिंग कहती है, हाँ आंटी मुझे सब पता है, उनका एक मैकेनिकल हार्ट है, पर सच कहूँ तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम शाओनिंग को उनके साथ डिनर करते देखते हैं। गूचवान इनसे उसके कोल्ड बिहेवियर के लिए सॉरी करता है। गूचवान की मॉम कहती हैं, हमें जियाओनिंग बहुत पसंद है गूचवान, इतनी अच्छी और समझदार लड़की तुम्हें ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगी। गूचवान जियाओनिंग का हाथ पकड़कर कहता है, मैं जानता हूँ मॉम, मेरे लिए तो ये ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग गूचवान के ऑफिस में उसके लिए फ्रूट जूस लेकर जाती है। उसका मूड थोड़ा ऑफ था तो गूचवान उससे रीजन पूछता है, क्या हुआ, तुम अपनी स्टडीज को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? शाओनिंग कहती है, हाँ बॉस, थोड़ी सी टेंशन हो रही है। तो वो कहता है, अभी तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट में थोड़ा फंसा हुआ हूँ, पर प्रॉमिस मैं जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। घर आने के बाद गूचवान शाओनिंग को सारा स्टडी मटेरियल देता है। बाहर एक डिलीवरी बॉय आया होता है। गूचवान उसके लिए डोर ओपन करता है और पेन लेने अंदर आता है तो उनकी कैट बाहर चली जाती है। फिर ये दोनों कैट को ढूंढने लगते हैं। शाओनिंग उसे गाड़ी के पास ढूंढ लेती है। वो गूचवान के सामने उसे कहती है, अरे ओ मैडम, क्या तुम भी मेरी तरह दिन भर घर में रह रहकर बोर हो गई हो? गूचवान कहता है, तो क्या तुम घर में रहते रहते सच में बोर हो गई हो? तो शाओनिंग कहती है, हाँ यार सच में, अब तो मेरा सिर दर्द होने लगा है, क्यों ना हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर चिल करें। नेक्स्ट सीन में शू सुमान से बार में मिलता है। वो उसे अपना कार्ड देकर कहता है, हम दोनों का दर्द बिल्कुल एक जैसा है सुमान, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम साथ मिलकर काम करें। नेक्स्ट डे शू चैन रान के डैड की कंपनी का एक प्रोजेक्ट लेकर गूचवान के पास आता है। वो उसे बताता है, और पता है मैं बहुत ही जल्द इस कंपनी का नया सीईओ बनने वाला हूँ। गूचवान को प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो चैंग रैन को कॉल करके बताता है और उसे सीईओ बनने वाली बात भी बताता है। चैंग रैन, कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है, तुझे अपने डैड से जाकर इस बारे में सीरियसली बात करनी चाहिए। फिर चैंग रैन अपने डैड के पास जाता है और उनसे बात करता है तो उसके डैड उसे कहते हैं, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, तुम खुद को प्रूव करके दिखाओ कि तुम इस कंपनी को संभालने के काबिल हो। तो चैंग रैन कहता है, ठीक है डैड, हमारी कंपनी में बहुत जल्द एक बड़ा डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, मैं आपको वही जीत कर प्रूव करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में चैंग रैन कंपनी में सबको कॉम्पिटिशन का बताता है। गूचवान कहता है, गाइस, हमें चैंग रैन को किसी भी कीमत पर डिसअपॉइंट नहीं करना है, हम अपना बेस्ट देंगे। फिर सभी एम्प्लॉइज कॉम्पिटिशन पर काम करने लगते हैं। इसके बाद सुमैन गूचवान के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। शाओनिंग आती है तो सुमैन उसे कहती है, जियाओनिंग, जाओ जाकर मेरे लिए एक सैंडविच लेकर आओ। शाओनिंग कहती है, लेकिन मैम बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वो कहती है, तो क्या हुआ, मेरी डेस्क पर एक छाता रखा है, चुपचाप वो लो और जाओ। तो शाओनिंग ना चाहते हुए भी चली जाती है। गूचवान कहता है, सुमैन, पास्ट में उसके साथ एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो बारिश में बाहर जाने से बहुत डरती है। सुमान कहती है, हाँ बिल्कुल, बारिश के मौसम में ऐसे ऊंचाई पर फंस जाना सच में काफी डेंजरस होता है। गूचवान सोचता है, एक मिनट, इसे कैसे पता कि जियाओनिंग उस बिल्डिंग में फंस गई थी? इसके बाद गूचवान डिजाइन को फाइनलाइज कर देता है। सभी बहुत खुश होते हैं। गूचवान सबको कहता है, डिजाइन फाइनल हो गया है टीम, आज रात हम सब एक शानदार पार्टी करेंगे। सुमान कंपनी में अकेली होती है तो वो उस डिजाइन को एक ड्राइव में कॉपी करने लगती है। तभी उसे शू का मैसेज आता है। वो बाहर आया होता है और सुमान को वो ड्राइव देने का कहता है। उसने सुमान से कहा था, तुम बस वो फाइनल डिजाइन चुपचाप मुझे लाकर दे देना। फिर गूचवान कंपटीशन हार गया तो शाओनिंग उसे कभी भी लाइक नहीं करेगी। सुमान ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन शू उसे बहुत इंसिस्ट करता है तो वो उसे दे देती है। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग अपने घर काम कर रही होती है। तभी उसे शू का मैसेज आता है। वो उसे नीचे आने का कहता है। शाओनिंग उसके पास जाती है तो वो उसे गिफ्ट्स दिखाता है, लेकिन शाओनिंग उनको लेने से मना कर देती है। फिर वो उसे अपनी कंपनी में काम करने की बात करता है तो शाओनिंग उसे मना करती है। सॉरी जू, पर मैं अपनी करंट कंपनी में बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करनी। नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन में गूचवान अपनी टीम के साथ आया होता है। वो देखता है उसका डिजाइन पहले से स्क्रीन पर है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और आपस में बात करता है, ये कैसे हो सकता है, पक्का हमारी ही कंपनी के किसी इंसान ने हमें धोखा दिया है और डिजाइन लीक किया है। चैंग रान गूचवान से कहता है, भाई अब यहाँ हमारी बहुत बेइज्जती होगी, हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि बैकअप के लिए हमारे पास कोई और डिजाइन भी तो नहीं है। शू भी उनके पास आकर कहता है, अरे गूचवान, तुम प्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते, चलो शुरू करो।
फिर गूचवान स्टेज पर जाकर प्रेजेंटेशन देने लगता है। ये एक न्यू डिजाइन था जिसे गूचवान ने रेडी किया था। ये देखकर शू की हालत खराब हो गई थी। उसे लगता है सुमान ने उसे बेवकूफ बनाया है। चैंगरान बहुत खुश होकर शाओनिंग से पूछता है, अरे वाह, क्या तुम्हें इस नए सीक्रेट डिजाइन के बारे में पहले से पता था? तो वो हाँ में इशारा करती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब गूचवान ने पहले वाला डिजाइन फाइनल कर लिया था, तब वो एक और डिजाइन पर भी काम कर रहा था जो शाओनिंग को बहुत पसंद आता है। फिर इन दोनों ने मिलकर उस डिजाइन को कंप्लीट किया था और बैकअप के तौर पर रख लिया था। फिर सभी को प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती है। फिर चेंगरान सब टीम मेंबर्स को अप्रिशिएट कर रहा होता है। कमाल कर दिया तुम लोगों ने, तुम सब दुनिया के बेस्ट डिजाइनर्स हो। एक एम्प्लॉय कहता है, सर ये मास्टरपीस तो बॉस और शाओनिंग ने मिलकर बनाया है, तो इसका असली क्रेडिट तो उन्हीं दोनों को जाना चाहिए ना। गूचवान कहता है, अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सब एक टीम है और अगर क्रेडिट देना ही है तो शाओनिंग को दो, क्योंकि इस डिजाइन को एज अ बैकअप यूज करने का जीनियस आइडिया इसी का था। फिर सब शाओनिंग को थैंक्स कहने लगते हैं। फिर गूचवान कहता है, सुनो सब, जिसने भी हमारी पीठ में छुरा घोपा है और डिजाइन लीक किया है वो खुद आकर मुझसे अपनी गलती मान ले। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसे माफ कर दूंगा। ये सब सुमान भी सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग गूचवान से पूछती है, क्या आपको सच में पता चल गया है कि ये सब किसने किया है? तो वो कहता है, हाँ, ये घटिया काम सुमान ने ही किया है। फिर वो उसे बताता है, और पता है, जिस दिन तुम उस एग्जीबिशन वाली बिल्डिंग में फंस गई थी, तुम्हें वहां किसी और ने नहीं, सुमान ने ही लॉक किया था। मैंने खुद अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज चेक की है। वो कहता है, मीटिंग के दौरान भी मैं नोट कर रहा था, उसके फोन पर बार बार किसी के मैसेजेस आ रहे थे और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ये सब जानने के बाद शाओनिंग कहती है, पर ये कैसे हो सकता है? मैंने जब से कंपनी ज्वाइन की है, सुमान मैम ने हमेशा मेरी बहुत हेल्प की है, फिर उन्होंने अचानक मेरे साथ ये सब क्यों किया? गूचवान कहता है, सच कहूं तो ये बात मेरी भी समझ के बाहर है, पर छोड़ो इन बातों को, तुम इतना मत सोचो। चलो हम दोनों कहीं बाहर आउटिंग पर चलते हैं और रिलैक्स करते हैं। यह सुनकर शाओनिंग खुश होकर गूचवान को किस कर देती है। नेक्स्ट, शाओनिंग अपनी आंट और ग्रैंडमा को गूचवान के साथ अपने पुराने घर लेकर आई होती है। ग्रैंडमा तो वहां आकर सैड हो जाती हैं। शाओनिंग कहती है, अरे ग्रैंडमा, आप उदास क्यों हो गई? मैं तो आप सबको यहाँ खुश करने के लिए लेकर आई हूँ। गूचवान कहता है, ग्रैंडमा, ज़ियाओनिंग आप लोगों के लिए इस पूरे घर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करवाना चाहती है। फिर ज़ियाओनिंग अपनी ग्रैंडमा के साथ लेक के पास बैठी होती है। ऊपर आंट और गूचवान शाओनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। शाओनिंग गूचवान को देखकर उसे मैसेज करके पूछती है, अरे मिस्टर बॉस, तुम मेरी आंट से वहां खड़े खड़े क्या सीक्रेट बातें कर रहे हो? तो वो कहता है, तुम्हारी आंट मुझे खुलेआम धमकी दे रही हैं कि अगर मैंने तुम्हें जरा सा भी हर्ट किया ना, तो वो मुझे सीधा इस लेक में फेंक देंगी और सारी मछलियां मुझे खा जाएंगी। शाओनिंग कहती है, तो क्या हुआ, मैं भी एक खूबसूरत सी जलपरी बनकर आपको डूबने से बचा लूंगी ना। नेक्स्ट सीन में गूचवान सुमान को कॉल करके बुलाता है। वो उसे कहता है, सुमान, मैं कब से बस तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। मुझे लगा तुम खुद आकर अपनी गलती मानोगी। यार, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था। वो कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो गूचवान कहता है, सुमान, तुमने सिर्फ ज़ियाओनिंग को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारी कंपनी को भी बर्बाद करने की कोशिश की है। इसलिए अपना सारा सामान उठाओ और इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि इसके बाद हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में चेंद्रान अपने डैड की कंपनी में जाकर कहता है, डैड, देखा आपने, फाइनली मैं वो कंपटीशन जीत चुका हूं। तो उसके डैड कहते हैं, तो फिर अब टाइम आ गया है, इस कंपनी में आओ और खुद को प्रूव करो कि तुम सच में एक सीईओ बनने के लायक हो भी या नहीं। नेक्स्ट सीन में एक्सू ड्रंक होकर शाओनिंग के घर के बाहर आता है। वो उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, जिस पर शाओनिंग शॉक हो जाती है। वो कहती है, क्या बकवास कर रहे हो जू, मैंने हमेशा आपको अपना एक बड़ा भाई समझा है और वैसे भी मैं गूचवान को प्यार करती हूँ। उसके बाद शाओनिंग गूचवान के पास जाती है। वो उसे हक कर लेती है। गूचवान पूछता है, अरे क्या हुआ तुम्हें अचानक? तो वो कहती है, कुछ नहीं, बस मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आई। नेक्स्ट सीन में वो दोनों आर्ट गैलरी आए होते हैं। गूचवान उसे ग्लासेस देता है, जिसे पहनकर शाओनिंग को वॉल पर वो सारी ड्राइंग्स नजर आती हैं जो क्लाइंट के बच्चे ने बनाई थी। वो उसे रूफ दिखाता है जो बहुत प्यारी लग रही होती है। वहां 3D एनिमेशन चल रहे होते हैं। शाओनिंग कहती है, वाओ, मुझे तो खुद पर बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैंने इतने स्टनिंग और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर काम किया है। नेक्स्ट सीन में चेंद्रान के डैड गूचवान से एक प्रोजेक्ट के लिए मिलने आए होते हैं। वो उनको शाओनिंग से मिलवाता है। सर, इनके डैड भी एक बहुत ही जाने माने आर्किटेक्ट हुआ करते थे। उनका नेम सुनकर वो थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं। नेक्स्ट सीन में गूचवान शाओनिंग को बताता है, पता है ज़ियाओनिंग, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है ना, वहां की लाइब्रेरी डिजाइन करने का प्रोजेक्ट मुझे ऑफर हो रहा है। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट ले लिया तो हमेशा के लिए हमारी टीम का नाम भी वहां सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो शाओनिंग कहती है, अरे वाह, फिर तो आपको बिना सोचे ये काम जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में गूचवान अपने घर पर होता है। वो हार्ट में पेन फील करता है तो अपने डॉक्टर को कॉल करता है।
लेकिन कॉल होने से पहले ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो उसे समझ नहीं आता उसके साथ ये क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में गूचवान शाओनिंग को घर ड्रॉप करने जा रहा होता है। वो रोड पर एक बच्चे की ट्रॉली देखता है जो बाइक के सामने आ रही होती है। वो जल्दी से जाकर उस बच्चे को बचाता है, लेकिन वो बाइक गूचवान को लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। शाओनिंग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। चैन रान भी वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर उसे चेक करके बताता है, देखिए हमने इनकी आउटर फिजिकल इंजरीज को तो ठीक कर दिया है, लेकिन अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते। चैन रान को समझ आ जाता है। वो गूचवान के डॉक्टर को कॉल करने लगता है। फिर शाओनिंग गूचवान के पास जाती है तो गूचवान उसे घर जाने का कहता है। फिर वो चैन रान को बताता है, भाई मुझे इससे पहले भी हार्ट में बहुत भयानक पेन हुआ था, और सच कहूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ अचानक ये सब क्यों हो रहा है। फिर चैन रान उसके फैमिली डॉक्टर के पास चला जाता है तो उसे पता चलता है उस डॉक्टर की डेथ हो चुकी है और गूचवान का सारा डेटा उनको ही पता था। चैन रान कहता है, आप मुझे साफ साफ बताइए, गूचवान का ये मैकेनिकल हार्ट आखिर कब तक काम करेगा। तो वो बताती है, देखिए अगर सारे रूल स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएं तो शायद वो लंबे टाइम तक चल जाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी पल अचानक काम करना बंद कर दे। चैन रान वापस आकर गूचवान को सब कुछ बता देता है। वो उसे कहता है, भाई तू टेंशन मत ले, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस प्लीज तू किसी भी हालत में गिव अप मत करना। गूचवान कहता है, किस्मत भी मेरे साथ क्या अजीब खेल खेल रही है यार। जब मैं सच में मरना चाहता था तब मैं मरा नहीं, और अब जब मुझे जीने की वजह मिल गई है तो मेरे साथ ये सब हो रहा है। चैन रान कहता है, देख तू कोई भी बेवकूफी भरा कदम मत उठाना, मैं हूं ना तेरे साथ। तो वो कहता है, नहीं यार, मुझे फिर से पहले जैसा ही रूड और कोल्ड बन जाना चाहिए। सोच, अगर मुझे अचानक कुछ हो गया तो मेरी जियाओनिंग का क्या होगा, वो तो टूट जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं आज ही ये सब खत्म कर दूं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओनिंग हॉस्पिटल जाती है तो गूचवान वहां पर नहीं था। वो उसे कॉल करती है तो वो कहता है, मैं कंपनी आ गया हूं, काम है मुझे। फिर वो कंपनी जाती है, लेकिन वो शाओनिंग पर ध्यान नहीं देता और अपने ऑफिस चला जाता है। शाओनिंग उससे पूछती है, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। तो वो कहता है, हाँ हाँ मुझे अच्छे से पता है कि मैं कैसा हूं, तुम अपना काम करो। ये सुनकर शाओनिंग को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो शाओनिंग से रूड बिहेव करता है। रात को शाओनिंग उसे कहती है, प्लीज अपना थोड़ा ख्याल रखना। तो वो उसे रिप्लाई करता है, सुनो कल सुबह सुबह मुझे पिक करने के लिए मत आ जाना। फिर वो सो जाता है। नेक्स्ट डे शाओनिंग गूचवान को पिक करने आई होती है। वो उसे देखकर कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, मैंने कल रात ही साफ साफ कहा था कि मुझे पिक करने मत आना। तो शाओनिंग कहती है, पर मैं आपको इस खराब कंडीशन में अकेले ड्राइव कैसे करने दे सकती हूँ। फिर वो शाओनिंग के साथ चला जाता है, लेकिन रास्ते में भी उससे कोई बात नहीं करता। फिर वो गूचवान के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई होती है। गूचवान कहता है, क्यों लाई हो ये सब, क्या मैंने तुमसे मुझे ब्रेकफास्ट लाकर देने के लिए कहा था। वो काफी रूडली बात करता है जो शाओनिंग को अच्छा नहीं लगता। बाद में वो उसे मैसेज करती है, आज हम डिनर साथ करेंगे, मैं वेट करूंगी। लेकिन गूचवान उसे मना कर देता है। तो वो उससे ट्यूशन देने की बात करती है। तो गूचवान कहता है, उस बारे में हम बाद में आराम से बात करते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर हम शाओनिंग को गूचवान के घर पर स्टडी करते हुए देखते हैं। शाओनिंग गूचवान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गूचवान उसे स्टडी करने का कहता है। शाओनिंग कहती है, मुझे अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना, मुझे बस आपसे बात करनी है। तो गूचवान कहता है, क्या तुम्हें एक टॉप डिजाइनर नहीं बनना है, तुम मेरे बिना ये सब कभी नहीं कर सकती, इसलिए अपनी फालतू बातों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करो। शाओनिंग कहती है, आखिर आपको अचानक हो क्या गया है, प्लीज मुझे साफ साफ बताओ ना, हुआ क्या है। लेकिन गूचवान उसे घर जाने का कह देता है। तभी गूचवान की कैट की आवाज आती है। वो दोनों उसे देखते हैं तो वो ठीक नहीं थी, इसलिए वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं हमें इस बिल्ली को कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। वो दोनों डॉक्यूमेंट साइन करने जाते हैं। तभी मून के बारे में एक न्यूज चल रही होती है कि उसे जरूर देखना चाहिए। तो शाओनिंग पूछती है, हम दोनों भी ये मून देखने जाएंगे ना। गूचवान कुछ नहीं कहता और दिल में उसकी खुशी की प्रेयर करता है। नेक्स्ट सीन में गूचवान सिमेट्री में ग्रेव परचेस करने आया होता है। इसके बाद वो अपनी डेथ के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। नेक्स्ट डे शाओनिंग कैट को देखने जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है, बिल्ली की हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे कुछ और दिन यहीं हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट डे शाओनिंग गूचवान को पिक करने जाती है, लेकिन वो पहले ही ऑफिस जा चुका होता है। फिर वो ऑफिस में उसका ब्रेकफास्ट लेकर जाती है तो गूचवान उसे रूडली कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का। फिर शाओनिंग अपने डेस्क पर चली जाती है। कुछ देर बाद वो गूचवान के पास जाकर पूछती है, आप अचानक से मुझे इस तरह इग्नोर क्यों करने लगे हैं। गूचवान कोई जवाब नहीं देता। वो कहती है, चाहे जो भी बात हो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं, मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। गूचवान कहता है, सच तो ये है कि मुझे अब अकेले रहने की आदत पड़ गई है, इसलिए अब कोई भी इंसान मेरे ज्यादा क्लोज आता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे सफोकेशन होती है। शाओनिंग कहती है, अगर आप सच में मुझसे तंग आ गए हैं और ब्रेकअप करना चाहते हैं तो भी मुझे सीधे सीधे बता दीजिए। वो रोने लगती है।
लेकिन गू चुआन उसे रिस्पॉन्स नहीं करता। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग, गू चुआन, जोयान और चेन रान के साथ मून देखने आए होते हैं। गू चुआन शाओनिंग से कहता है, शाओनिंग, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहती है, हम सब यहाँ इतना खूबसूरत मून देखने आए हैं, इसलिए प्लीज मैं नहीं चाहती कि यहाँ कुछ भी बुरा हो। आपको जो कुछ भी कहना है ना, हम घर वापस जाते हुए आराम से बात कर लेंगे। गू चुआन कहता है, नहीं, मुझे अभी कहना है। शाओनिंग, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मुझे पहले लगता था कि मैं शायद तुम्हें प्यार करने लगा हूं, लेकिन सच तो ये है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। शाओनिंग ये सुनकर वहां से रोते हुए चली जाती है। नेक्स्ट डे गूचवान को शाओनिंग की कॉल आती है। गूचवान, हमारी कैट की हालत बहुत खराब हो रही है, प्लीज तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। फिर वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताता है, देखिए बिल्ली की कंडीशन इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वो असहनीय दर्द से गुजर रही है। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो मैं उसे एक ऐसा इंजेक्शन दे सकता हूं जिससे वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उसका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। शाओनिंग इसके लिए नहीं मानती, लेकिन गू चुआन हाँ कह देता है। वो शाओनिंग को समझाता है, शाओनिंग समझने की कोशिश करो, इसी में उस बेचारी की भलाई है। फिर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं तो शाओनिंग सो जाती है। गू चुआन उसे देख रहा होता है और फिर उस पर अपनी जैकेट देकर चला जाता है। नेक्स्ट डे शाओनिंग को गू चुआन का मैसेज आता है, क्या तुम एक आखिरी बार उसे देखना चाहोगी? फिर शाओनिंग वहां पहुंचती है तो गू चुआन ने कैट को दफना दिया होता है। शाओनिंग बहुत उदास होती है। वो गू चुआन से रिजाइन की बात करती है और उसके साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गू चुआन काम कर रहा होता है तो उसे शाओनिंग के पुराने घर का ख्याल आता है जिसे वो कंस्ट्रक्ट करवाना चाहती थी। फिर वो चेंगरन से कहता है, चेंगरन, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, पीछे से तू पूरी कंपनी अच्छे से संभाल लेना। सुबह शाओनिंग वहां आती है और कहती है, मैं बॉस को ऑफिस के लिए पिक करने आई हूँ। तो चेंगरन कहता है, अरे गू चुआन तो एक इंपॉर्टेंट स्पीच देने के लिए अब्रॉड गया हुआ है। शाओनिंग उसकी वापसी का पूछती है तो चेंगरन कहता है, वो सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर डालकर गया है, तो हो सकता है उसे वापस आने में काफी टाइम लग जाए। तब तक तुम चाहो तो मेरी असिस्टेंट बनकर यहाँ काम कर सकती हो। नेक्स्ट डे चेंगरन गू चुआन के पास चला जाता है। वो उसे बताता है, यार झाओयान मुझसे बार बार सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रही है, अब मुझे मजबूरी में उसे सब सच बताना ही पड़ेगा। गू चुआन कहता है, देख चेंगरन, अगर तूने उसे गलती से भी कुछ बताया ना तो आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। तभी उसे पेन होने लगती है तो चेंगरन उसे होटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में चेंगरन झाओयान को ड्रंक हालत में गू चुआन के मैकेनिकल हार्ट के बारे में बता देता है और ये भी कि उसके पास अब बहुत थोड़ा टाइम है। दूसरी तरफ गू चुआन को काम करते बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। चेंगरन को यह नोटिफिकेशन चला जाता है तो वो उसके पास जाने लगता है और उसके साथ जोयान भी होती है। गू चुआन जोयान को देखकर कहता है, तू इसे अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आया है? तो चेंगरन कहता है, सॉरी भाई, पर मैंने इसे सब कुछ सच सच बता दिया है। गू चुआन कहता है, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तू किसी को भी इस बारे में एक लफ्ज नहीं बताएगा। वो कहता है, अरे तो मैंने अपनी होने वाली वाइफ को बताया यार, किसी गैर को थोड़ी ना। झाओयान कहती है, तुम जरा भी टेंशन मत लो बॉस, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में शाओनिंग गू चुआन के घर जाती है। उसे वहां अपने बहुत सारे स्केचेस मिलते हैं जो गू चुआन ने ड्रॉ किए होते हैं। फिर वो झाओयान को कॉल करके पूछती है, झाओयान, मुझे बस इतना बता दो कि गू चुआन इस वक्त आखिर है कहाँ? तो झाओयान उसे ना चाहते हुए भी हिंट दे देती है, झाओनिंग, तू बस अपने उस सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोच, तुझे तेरा गू चुआन वहीं मिल जाएगा। शाओनिंग को समझ आ जाती है तो वो फौरन वहां जाने लगती है। गू चुआन उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। शाओनिंग कहती है, वाह, तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे सपनों का घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और मैं तुमसे आकर पूछूं भी ना। गू चुआन कहता है, शाओनिंग, मैं एक मरता हुआ इंसान हूं, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ बांध के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हें हमेशा हंसते और खुश देखना चाहता हूँ। शाओनिंग कहती है, अरे तुम होते कौन हो मेरे लिए ये डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुम क्या सोचते हो तुमसे ब्रेकअप करके मैं बहुत खुश रहूंगी? अगर तुम सच में चाहते हो कि हम साथ रहें तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने दिन या कितने महीने बचे। तुम्हारे साथ बिताया हुआ मेरा हर एक दिन मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। वो कहता है, और अगर कल को मैं तुम्हारे सामने अचानक से मर गया तो तुम उस दर्द को कैसे बर्दाश्त करोगे? तो शाओनिंग कहती है, अब चाहे जो भी हो जाए मुझे बस अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही रहना है। और फिर वो दोनों हक कर लेते हैं। फिर ये दोनों होटल आ जाते हैं और दोनों साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गू चुआन और शाओनिंग दोनों उस घर पर काम कर रहे होते हैं। तभी चैंग रान आकर उसे एक प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम का बताता है। गू चुआन कहता है, ठीक है, मैं बहुत जल्द ऑफिस वापस आ जाऊंगा। तो चैंग रान कहता है, अरे नहीं भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सूमान की हेल्प ले ली है, वो सब हैंडल कर लेगी। शाओनिंग कहती है, क्या कहा? सूमान मैम वापस आ गई हैं? चैंग रान कहता है, हाँ, बस कुछ टाइम के लिए आई है हमारी हेल्प करने। नेक्स्ट सीन में ये दोनों वापस आकर कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। सूमान गू चुआन को प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स बताती है। फिर वो उसे थैंक्स कहती है।
थैंक यू सो मच गूचवान। सिर्फ तुम्हारे उस रिकमेंडेशन की वजह से ही मुझे अब्रॉड में इतनी अच्छी जॉब मिल रही है। रात को श्याओनिंग और सूमान डिनर पर आए होते हैं। श्याओनिंग सूमान को थैंक्स कहती है। मैम, आप हमेशा से मेरी आइडियल रही हैं और मुझे आपके साथ काम करके बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। सूमान कहती है, श्याओनिंग, मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम्हारे साथ वो सब घटिया हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अब समझ आ गया है कि गूचवान कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। मैंने फालतू में ही इतने साल उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट किया। श्याओनिंग कहती है, अरे आप टेंशन मत लो मैम, आप इतनी अच्छी हो, आपको भी बहुत जल्द कोई बहुत प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में शू चैंग रान के डैड के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है। नेक्स्ट डे चैंग रान के डैड शू से पैसे का पूछते हैं तो वो कहता है, आप घबराइए मत, बहुत जल्द वो सारे पैसे आपके अकाउंट में सेफली आ जाएंगे। लेकिन चैंग रान के डैड को उस पर शक हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट को उसका पीछा करने का कहते हैं। नेक्स्ट सीन में श्याओनिंग गूचवान के घर पर काम कर रहे होते हैं। गूचवान को पेन होने लगता है तो वो उसे चार्जिंग रूम में ले जाती है, लेकिन मशीन उसे चार्ज नहीं करती और गूचवान बेहोश हो जाता है। श्याओनिंग बहुत परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद गूचवान को होश आता है तो वो चार्ज होने लगता है। एक्चुअली उसका सेफ मोड एक्टिव हो गया होता है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसके पास कुछ ही टाइम था। नेक्स्ट सीन में शू के फादर चैन रान के फादर से मिलने जाते हैं। वो उसे कहते हैं, क्यों दोस्त, इतने सालों पहले तुमने जो मेरे साथ वादा किया था वो तो तुम्हें अच्छे से याद है ना? तो चैंग रान के डैड कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने अपना वो वादा पूरी ईमानदारी से निभाया है। तुम्हारे बेटे को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर वो एक्सू के डैड को कुछ पेपर दिखाते हैं। जरा ये पेपर्स देखो और अपने होनहार बेटे के कारनामे पढ़ो। ये थोड़े से पैसे तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो उसे इससे कहीं ज्यादा देने का सोचा था, लेकिन उसकी इन हरकतों के बाद अब मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में श्याओनिंग घर जा रही होती है तो चैंग रान के डैड उसे अपने आदमियों के थ्रू किडनैप करवा लेता है। वो उससे एविडेंस का पूछते हैं तो श्याओनिंग कहती है, तुम लोग कुछ भी कर लो, मैंने वो सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए हैं। तभी श्याओनिंग के फोन पर गूचवान की कॉल आती है तो वो लोग गूचवान से एविडेंस का पूछते हैं तो गूचवान कहता है, सारे एविडेंस मेरे पास सेफ है, लेकिन सुन लो, अगर तुम लोगों ने मेरी श्याओनिंग को जरा सी भी खरोंच पहुंचाई ना तो वो एविडेंस तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। तो वो आदमी उसे जल्दी और जल्दी एविडेंस देने का कहता है। दूसरी तरफ सू चंगरान के डैड के घर जाता है तो वो वहां से भागने की तैयारी में था। सू कहता है, वाह, इतने खौफनाक मर्डर करके अब आप चुपचाप यहाँ से भागने की फिराक में हैं। तो वो कहता है, चुप कर बेवकूफ, अगर मैं पकड़ा गया ना तो याद रखना तू भी मेरे साथ चक्की पीसेगा जेल में। फिर ये दोनों बाहर आते हैं तो वहां पर चंगरान होता है। उसे पहले ही अपने डैड पर शक था। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। फिर सू और चंगरान के डैड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ गूचवान एक शिप में पहुंचता है जहां उस आदमी ने श्याओनिंग को किडनैप करके रखा था। गूचवान उनको एविडेंस देता है और वो लोग श्याओनिंग को छोड़ देते हैं। तभी वो आदमी कहता है, रुक जाओ, क्या गारंटी है कि तुमने चालाकी से इन एविडेंसेस की कोई कॉपी नहीं बनाई होगी? तो गूचवान कहता है, बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहां से चुपचाप जाने के बाद हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। तो वो आदमी कहता है, पर सॉरी, मैं तुम दोनों को यहां से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकता। तो गूचवान को गुस्सा आ जाता है। वो सब उससे फाइट करने लगते हैं तो गूचवान सबको करंट लगा देता है जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। फिर गूचवान भी बेहोश होकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गूचवान को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। गूचवान के पेरेंट्स भी आ गए होते हैं। डॉक्टर बताता है, देखिए उनके वाइटल्स तो अब नॉर्मल हैं, लेकिन उन्हें अभी तक होश नहीं आया है और हम पक्के तौर पर नहीं बता सकते कि उन्हें कब तक होश आएगा। श्याओनिंग डॉक्टर से पूछती है, पर डॉक्टर, गूचवान तो सेफ मोड में था ना, फिर उसकी बॉडी से इतना खतरनाक करंट कैसे फ्लो हो सकता है? तो डॉक्टर बताती है, दरअसल मैंने ही उसे वापस नॉर्मल मोड में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वो अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन तुम्हारे साथ खुशी से जीना चाहता था। फिर श्याओनिंग गूचवान के पास इसका हाथ पकड़कर बातें करने लगती है। प्लीज गूचवान, ऐसे हार मत मानना, मुझे पता है तुम वापस आओगे मेरे लिए, और उसके फोरहेड पर किस करती है। दूसरी तरफ जाओ यान को एक नोट मिलता है जिसमें चंगरान ने लिखा होता है, जाओ यान, मेरे डैड की हरकतों के बाद मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं बची है, इसलिए मैं तुम्हें यह लेटर लिखकर हमेशा के लिए ब्रेकअप कर रहा हूँ। फिर जाओ यान चंगरान के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम मुझे बस एक बात का जिलेंग दो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? चंगरान चुप खड़ा होता है तो जाओ यान कहती है, पागल हो तुम, उस सब में तुम्हारी क्या गलती थी? वो सब घटिया काम तो तुम्हारे डैड ने किए थे ना। तो चंगरान कहता है, पर जाओ यान, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। जाओ यान कहती है, तुम समझते क्यों नहीं? पहले मुझे भी इस प्यार व्यार पर बिल्कुल बिलीव नहीं था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस तरह वो चंगरान को मना लेती है। फिर हम देखते हैं सभी एम्प्लॉयज मिलकर कंपनी को चला रहे थे। गूचवान को अभी भी होश नहीं आया था। श्याओनिंग उसका ख्याल रख रही होती है
और उसे आसपास क्या हो रहा है सब कुछ बताती है। तभी वो एक न्यूज़ देखती है कि एक न्यू टेक्नोलॉजी एआई आई है, जिससे इंसान मैकेनिकल चीजों से जिंदा रह पाएगा। ये देखकर शाओनिन खुश हो जाती है और गूचुआन से कहती है, गूचुआन सुनो, हमें एक और मौका मिला है एक साथ जीने का। फिर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम शाओनिंग और गूचुआन को साथ देखते हैं। गूचुआन अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। वो दोनों बहुत खुशी से अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं और यहीं पर ड्रामा का एंड हो जाता है।